हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज से हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। नेशनल इनकम, मनी बैंकिंग, एडीएएस, बजट, फॉरेन एक्सचेंज, बीओपी। टोटल 6 वीडियोस लेके आऊंगा शाम को 5 बजे एज पर स्केड्यूल। और इन 6 के 6 क्लासेस के अंदर पूरी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करेंगे और 40 में से 40 नंबर का पूरा प्रिपेयर करेंगे और साथ में रिवीजन करेंगे। तो आज मैं सबसे बड़े यूनिट, सेकंड सबसे बड़े यूनिट की बात कर सकते हो। जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है वो चैप्टर है 12 नंबर का। और ये पूरा का पूरा यूनिट नेशनल इनकम बोर्ड एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स का कवर करता है। सीयूईटी और बोर्ड दोनों के लिए एक साथ रिवीजन करेंगे। तो आओ, नेक्स्ट 1 to 2 आवर्स, मतलब ये 1 घंटे से ऊपर की ही वीडियो लगभग बनेगी। तो कोशिश करेंगे कि इस 1 घंटे के अंदर कंप्लीट चैप्टर का अच्छे से रिवीजन कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। थियोरी भी कराऊंगा, न्यूमेरिकल भी, सारे फॉर्मूले भी रिवाइज कराऊंगा, एवरीथिंग हम सब कुछ करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम। सबसे पहले किसी भी इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर्स होते हैं जिनमें हम लोग आपस में डील करते हैं। सबसे पहला है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर्स। दूसरा है फॉर्म प्रोड्यूसर्स, जिनसे हम लोग सामान खरीदते हैं, ये प्रोडक्शन यूनिट होते हैं। तीसरा है गवर्नमेंट सेक्टर, जिनको हम लोग टैक्सेस पे करते हैं और जो हमको सब्सिडीज भी देती है। और चौथा है अब्रॉड। अब्रॉड को बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या एक्सटर्नल सेक्टर। देयर आर 4 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। हमें 3 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में। एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। लेकिन हमें 2 सेक्टर का ही पूछेगा। तो 2 सेक्टर में कौन कौन होते हैं? हाउस होल्ड और फर्म। तो हाउस होल्ड जो है वो फर्म को क्या देता है क्लास? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। जिसके बदले क्या करता है? फर्म इनको करता है फैक्टर पेमेंट। तो हाउस होल्ड के पास यहां से इनकम जनरेशन हो गई। फिर हाउस होल्ड क्या करता है क्लास? इनसे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है। मतलब फर्म क्या करती है? गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को बेचती है। फिर हाउस होल्ड वही पैसे वापस फर्म को ट्रांसफर कर देता है। तो यहां से देखो ना, फैक्टर पेमेंट आई और कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रूप में चली गई फर्म के पास। फिर फर्म ने इनको दिया, फिर इन्होंने फर्म को दिया। ये प्रोसेस चलता रहता है। इसीलिए इस फ्लो को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी इन 2 सेक्टर मॉडल, राइट। अच्छा, अब इसके अंदर ना 2 तरह के फ्लो होते हैं, ध्यान से समझना। ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो है और जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है, इसको बोलते हैं रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो। जबकि जो फैक्टर पेमेंट और ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, इसको बोलते हैं नॉमिनल फ्लो या फिर इसको बोलते हैं मनी फ्लो। ध्यान रखना, रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है। इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, जहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट है वो मनी फ्लो है, जहां मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है वो रियल फ्लो है, राइट। ये आ गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इट रेफर्स टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस। इनकम इज जनरेटेड बाय हाउस होल्ड। इनकम जनरेट करता है हाउस होल्ड फ्रॉम फर्म्स और ऑल्सो स्पेंड देयर इनकम इन फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू फॉर्म। यानी कि ये लोग इनसे पैसा कमाते हैं अपनी सर्विसेज देकर, फिर इन्हीं का सामान खरीदते हैं तो इनको पेमेंट वापस कर देते हैं। तो मैं पतंजलि में काम करता हूं, वहां से पैसे कमाता हूं और फिर उसी पैसे से पतंजलि का राशन खरीद लेता हूं। तो मैं वहां से कमा रहा हूं, वहां खर्च कर रहा हूं। दिस टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और इसमें जो फ्लो मनी से रिलेटेड है वो मनी फ्लो है या नॉमिनल फ्लो है, और जो प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है जहां मनी इन्वॉल्व नहीं है, उसको बोलते हैं रियल फ्लो। आई होप समझ आ गया होगा आपको। सर्कुलर फ्लो में 3 तरह के क्लास फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड जनरेशन फेज, जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है। अगर प्रोडक्शन होगा तो अलग अलग लोग जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं उनको सैलरी देनी पड़ेगी, उनको पैसे देने पड़ेंगे, उनको इनकम डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और जब हम इन लोगों को इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लाइक सैलरी देंगे लोगों को, तो उस सैलरी से वो आगे खर्चा करेंगे, तो उनके लिए खर्चा फिर किसी और के लिए इनकम बन जाएगी। दिस इज कॉल्ड डिस्पोजिशन फेज, जहां पे वो लोग खर्च करते हैं। सो देयर आर 3 फेजेस, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजिशन फेज। मैंने आपको बता दिया रियल फ्लो क्या होता है। रियल फ्लो का मतलब है फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। ये प्रोडक्शन वॉल्यूम को मेजर करेगा, ये इसको फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। ये इकोनॉमी का जो ग्रोथ प्रोसेस है वो मेजर करता है कितना ग्रोथ प्रोसेस है। जबकि मनी फ्लो में क्या होता है? मनी का मूवमेंट, यानी कि मनी फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। फर्म ने जो हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करी और फिर हाउस होल्ड ने जो फर्म को करी कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दीज फ्लो आर कॉल्ड मनी फ्लो। इसको नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। और ये मनी सप्लाई को मेजर करेगा, ये ग्रोथ प्रोसेस जीडीपी को मेजर करेगा, और ये क्या मेजर करेगा? मनी सप्लाई को। तो रियल फ्लो, नॉमिनल फ्लो भी क्लियर हो गया। नाउ
अब इस चैप्टर में ना एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पहचानो कि कौन सा आइटम स्टॉक है, कौन सा आइटम फ्लो है। आपको 6 आइटम दे देगा और बोलेगा आइडेंटिफाई करो कौन सा स्टॉक है, कौन सा फ्लो है। तो स्टॉक होता क्या है, फ्लो होता क्या है, पता होना चाहिए। या फिर एमसीक्यू दे देगा, आपको टिक लगाना होगा कि कौन सा स्टॉक है, कौन सा फ्लो है, कौन सा स्टॉक नहीं है, या कौन सा फ्लो नहीं है। तो स्टॉक बेसिकली है क्या? स्टॉक वो वेरिएबल है जो मेजर किया जाता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। कोई ऐसी चीज जिसको हम इसी पॉइंट पे, आज की डेट पे कितना है, इस टाइम कितना है, इस पर्टिकुलर डेट टाइम पे कितना है, दिस इज कॉल्ड स्टॉक। मतलब वो वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल क्या होता है? जो बदलता है। वेरिएबल मतलब जो वेरिएबल है, जो चेंज होता है वो वेरिएबल है, लेकिन उस चेंज को क्वांटिटी टर्म में आप मेजर कर सको। अगर किसी के शरीर का रंग चेंज हो रहा है, हेयर का कलर चेंज हो रहा है ना, तो वेरिएबल नहीं है, क्योंकि उसको आप मेजर नहीं कर सकते। लेकिन हाइट चेंज हो रहा है, वेट चेंज हो रहा है, वो वेरिएबल है, क्योंकि आप उसको मेजर कर सकते हो, कितना हाइट कितना वेट चेंज हुआ। सो स्टॉक वो वेरिएबल है जो मेजर किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम पे, जबकि फ्लो वो वेरिएबल है जो मेजर किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम पे। आप वीडियो कैमरे से वीडियोग्राफी करते हो ना, तो 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो बनती है, वो फ्लो है, पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन कैमरे से फोटो क्लिक करोगे, वो 1 सेकंड की, 1 पॉइंट की होगी। दिस इज कॉल्ड स्टॉक, राइट? तो स्टॉक में ना कोई टाइम नहीं होता, पर मंथ पर एनम जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टाइम पे। जबकि फ्लो क्या है? टाइम डायमेंशन है, टाइम डायमेंशनल है। इसके अंदर एक पर्टिकुलर पीरियड रहता है। जैसे गाड़ी की स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर पर आवर, तो दिस इज कॉल्ड क्लास फ्लो, राइट? तो ये जहां पे पर मंथ पर एनम ये चीज आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लो बोलते हैं। ये स्टैटिक है, यानी कि चेंज नहीं होता। ये डायनामिक है, ये चेंज होता है। एग्जाम्पल, वेल्थ, किसी की संपत्ति किसी पॉइंट पे नंबर 1 पे कोई आ जाता है, फिर कोई नंबर 2 पे पहुंच जाता है। डिस्टेंस, दिल्ली से नोएडा का डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेम रहेगा। पानी जो भरा हुआ टंकी के अंदर, वो भी सेम रहेगा। बैंक डिपॉजिट किसी एक डेट पे आपको चेक करना है कि आज की डेट पे तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है, क्या पता कल कुछ भी ना हो, है ना? तो एक पॉइंट पे कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल होगा या क्लोजिंग कैपिटल होगा। पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर डेट पे, खाली पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलेशन ऑन पर्टिकुलर डेट, वो स्टॉक है। जबकि पॉकेट मनी पूरे महीने की होती है। गाड़ी की जो स्पीड होती है वो चेंज होती रहती है। दिल्ली टू नोएडा जो गाड़ी की स्पीड है वो चेंज होती है। डिस्टेंस स्टॉक है, डिस्टेंस चेंज नहीं होता, स्पीड चेंज होती है, स्पीड फ्लो है। टंकी से पानी लीक कर रहा है, डिमांड है, सप्लाई है, कंजप्शन है, सेविंग्स है, प्रॉफिट लॉस है, नेशनल इनकम है, प्रोडक्शन है, जीडीपी है, इन्वेस्टमेंट है। ये सारी की सारी चीजें क्या है? क्लास फ्लो है। तो स्टॉक जो है, खाली स्टॉक वो स्टॉक है, लेकिन चेंज इन स्टॉक जो है वो फ्लो है। जो चेंज इन स्टॉक है वो क्या है? क्लास आपका फ्लो है। ओके, तो जो इन्वेस्टमेंट है, आपने किसी डेट पे अगर इन्वेस्टमेंट करा है तो वो स्टॉक है, जबकि चेंज इन इन्वेस्टमेंट क्या है? फ्लो है। तो जहां पे चेंज आ जाए ना, तो समझ जाना वो फ्लो है। तो आई होप आप समझ जाओगे, जो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है वो फ्लो है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है वो स्टॉक है। जैसे बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट एज ऑन डेट 31 मार्च को बनता है। आपने बैलेंस शीट के ऊपर देखा होगा, अभी भी अकाउंट्स की किताब उठा के देख लो आप, वो एक पर्टिकुलर डेट में बनता है, तो वो क्या है? स्टॉक है। लेकिन जो प्रॉफिट लॉस है वो फॉर द ईयर एंडेड बनता है, वो पूरे साल का बनता है, पी एंड एल, उसमें पूरे साल की सैलरी लिखी जाती है, तो वो क्या है? क्लास आपका फ्लो है, क्योंकि वो एक पीरियड का है। तो आई होप आपको स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है, अभी हम 4 डिफरेंट टाइप्स के गुड्स पढ़ेंगे। यहां से भी क्वेश्चन आता है, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो फाइनल गुड्स किसको कहते हैं? जो पूरी तरीके से बन के इस्तेमाल किया जाएगा बाय द फाइनल यूजर, विच इज रेडी टू यूज, जिसपे और कोई काम नहीं होना है, जो फैक्ट्री से बाहर आ चुका है, उसको हम लोग फाइनल गुड्स। These are those goods which is finally produced and ready for use by their final user. तो फाइनल यूजर उसको रेडी है, उसको इस्तेमाल करने के लिए। फाइनल यूजर कोई भी हो सकता है, कंज्यूमर भी हो सकता है, प्रोड्यूसर भी हो सकता है। कंज्यूमर आर द फाइनल यूजर ऑफ क्लॉथ्स। कंज्यूमर क्या यूज करता है? कपड़े, शूज, खाने पीने के आइटम, ग्रोसरी, मिल्क, ये सब चीजें। और प्रोड्यूसर जो है वो फाइनल यूजर किसका होता है? प्लांट एंड मशीनरी। तो प्रोड्यूसर मशीनरी खरीदता है और खुद ही यूज करता है, उसमें सामान बनाता है। तो ये दोनों ही मतलब फाइनल गुड्स का जो यूज करने वाले लोग हैं, वो कंज्यूमर भी हो सकता है, वो प्रोड्यूसर भी हो सकता है। भाई कपड़ा बनाने वाली कंपनी के जो ओनर हैं, भाई वो भी तो कपड़ा पहनते हैं ना। दूध बेचने वाला भी तो दूध पीता है ना। ओके, so expenditure on final consumer goods by the household is called final consumption expenditure. लेकिन expenditure on final goods by the producer is called investment expenditure. मैंने अपने घर के लिए एक एसी खरीदा, तो ये फाइनल गुड्स हो गया, और इस एसी पे जो मैंने खर्चा किया ये है फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। लेकिन मैंने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, अपने स्कूल्स में अगर मैं एसी लगवाता हूं, और फिर वो जो खर्चा होगा उसको हम लोग बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन वो एसी अभी भी फाइनल गुड्स ही रहेगा, राइट? तो अगर आप मशीन घर पे लगाते हो
तो भी वो फाइनल गुड्स है। मशीन अगर अपने बिजनेस में आप इंस्टॉल करते हो, एक रेफ्रिजरेटर मैंने इंस्टॉल किया अपने कैंटीन में, अपने क्लास एक कैफेटेरिया के अंदर या एक रेस्टोरेंट के अंदर मैंने एक फ्रिज लगवाया, तो भैया वो एक मशीन है जो मैंने बिजनेस पर्पज से लगाया है, लेकिन वो है फाइनल गुड्स ही, है फाइनल गुड्स ही। मुझे वो रेफ्रिजरेटर उठा के ग्राहक को नहीं बेचना है, ग्राहक को उसमें से निकाल के कोल्ड ड्रिंक ही देनी है, तो वो फाइनल गुड्स है। लेकिन उस मशीन पे जो खर्चा मेरा हुआ है, दैट एक्सपेंडिचर इज नॉट फाइनल एक्सपेंडिचर, दैट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। सो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज द सम ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो फाइनल गुड्स पे जो खर्चा हुआ है वो किसके सम के बराबर है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के सम के बराबर है। ओके, नेक्स्ट है, अच्छा ये बता दिया क्लास मैंने, यूज फॉर फाइनल कंजप्शन। यहाँ देखो, परचेज ऑफ गुड्स बाय कस्टमर फॉर यूज। एग्जांपल, आपने कंप्यूटर खरीदा और क्लास आप घर पे उसको इस्तेमाल कर रहे हो, और ये कंजप्शन गुड्स भी है, इसको कंज्यूमर गुड्स भी बोलते हैं। फाइनल गुड्स भी है और ये कंजप्शन गुड्स भी है। वहीं पे आपने बहुत सारे कंप्यूटर खरीदा और एक कॉल सेंटर चला रहे हो, उसके लिए वो यूज किया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में है तो ये फाइनल गुड्स ही, लेकिन इसे साथ में कैपिटल गुड्स भी बोलेंगे क्योंकि ये एक फिक्स एसेट है। तो अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको कंज्यूमर गुड्स किसको बोलते हैं, कैपिटल गुड्स किसको बोलते हैं, बट इन दोनों केसेस में वो कंप्यूटर फाइनल गुड्स तो है ही, लेकिन यहाँ पे जो कंप्यूटर पे खर्चा किया गया है वो फाइनल एक्सपेंडिचर है, जबकि यहाँ पे जो कंप्यूटर पे खर्चा किया गया है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। लेकिन यहाँ पे ये कंप्यूटर फिक्स एसेट्स है तो इसको कैपिटल गुड्स बोलेंगे, जबकि ये आपने घर के लिए खरीदा है तो इसे कंजप्शन या कंज्यूमर गुड्स भी बोलते हैं। आई होप आपको बेहतर समझ आ गया होगा, क्लैरिटी आ गई होगी। फाइनल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, और दूसरा है कैपिटल गुड्स। थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे डिटेल में, वेट करना। इंटरमीडिएट गुड्स, रॉ मटेरियल। देखो, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जो फाइनली रेडी नहीं है टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर। घर के लिए चीनी खरीद रहा हूं तो वो फाइनल गुड्स है, लेकिन बिस्किट बनाने वाली कंपनी, मिठाई बनाने वाली कंपनी चीनी खरीदती है तो वो चीनी उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाएगा, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाता है। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अभी रेडी टू यूज नहीं है बाय देयर फाइनल यूजर। दीज गुड्स आर परचेज बाय वन फर्म। एक कंपनी खरीदती है दूसरी कंपनी से, जैसे लकड़ियां खरीदी आपने कारपेंटर ने चेयर बनाने के लिए, तो वो लकड़ियां इंटरमीडिएट गुड्स है क्योंकि वो लकड़ियां एज अ रॉ मटेरियल कारपेंटर यूज करेगा। या फिर शर्ट खरीदा कंपनी ए ने कंपनी बी से रीसेल के लिए। अब आप बोलोगे सर चीनी से तो मिठाई बनाएगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो मिठाई खरीदे और सीधा मिठाई बेचे, ऐसा भी हो सकता है। तब वो मिठाई जो है फाइनल गुड्स नहीं कहलाएगा, उस केस में वो मिठाई क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, आपको समझ आ गया ना? तो फाइनल गुड्स कंजप्शन के लिए यूज होता है, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो रीसेल के लिए यूज होता है, फिर आप उसे प्रोडक्शन में लेके आते हो। ओके ना, दो चीजों से इस बात को याद कर सकते हो, जो कंजप्शन, जो फाइनल गुड्स होता है ना, उसके दो पर्पस होते हैं, ठीक है। एक होता है कंजप्शन, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मशीन घर के लिए खरीदा तो कंजप्शन, मशीन बिजनेस के लिए खरीदा तो इन्वेस्टमेंट। ये कंज्यूमर गुड्स है और ये एक कैपिटल गुड्स है, ठीक है। लाइक मशीनरी इज अ कैपिटल गुड्स, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है ना, वो रीसेल के लिए होता है। आपने खरीदा, सीधा मशीन खरीदा और मशीन आगे किसी को बेचने के लिए खरीदा है, तो वो उस सिचुएशन में फाइनल गुड्स नहीं है, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। ओके, या फिर वो यूज एज अ रॉ मटेरियल, या फिर क्लास आप उसको एक रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हो। जैसे मैंने चीनी का एग्जांपल दिया कि आप चीनी से जो है वो बिस्किट या फिर मिठाइयां बना के बेचना चाहते हो। सो इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू है ना, वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स की वैल्यू के अंदर इंक्लूड है। अब जो मिठाइयां ग्राहक ने खरीदी हैं वो फाइनल गुड्स है, उसके अंदर चीनी की वैल्यू ऑलरेडी, यानी इंटरमीडिएट की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसीलिए इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। लेकिन जो फाइनल गुड्स होता है ना, उसको हम लोग जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरर है, स्टील मैन्युफैक्चरर, जिसने स्टील बना के मैन्युफैक्चरर को बेचा, ठीक है, कितने में? 400 रुपए में। फिर उसने क्या किया, उस स्टील से चेयर बनाया, कितने में? 1000 में। तो इस 1000 के अंदर ये 400 ऑलरेडी इंक्लूड है, स्टील चेयर बना के होलसेलर को बेच दिया, कितने में क्लास? यहाँ पे सॉरी, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा कितने में? 1100 में, 100 रुपए का मार्जिन ऐड करके बेच दिया। फिर रिटेलर ने कंज्यूमर को ये चीज बेच दिया कितने में? 1200 में, और कंज्यूमर आगे किसी को नहीं बेचेगा। तो ये जो फाइनल गुड्स है, फाइनल गुड्स, इसकी जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई? 1200 रुपए। और अगर इकोनॉमी में पूछा जाए इकोनॉमी में सेल कितने की हुई है,
तो इकोनॉमी कभी ये नहीं बोलेगा कि 400 की सेल तो यहाँ हो गई, 1000 की सेल यहाँ हो गई, 1100 की सेल यहाँ पे हो गई और 1200 सेल यहाँ। तो ये कैलकुलेशन गलत है। इससे क्या होगा, ये हो गया डबल काउंटिंग। इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, जब आप किसी चीज को एक से ज्यादा बार काउंट कर लेते हो। ये 400 इसके अंदर भी इंक्लूड है, इसके अंदर भी इंक्लूड है, इसके अंदर भी इंक्लूड है, आपने 3 बार काउंट कर लिया। तो सही मायने में देश की जीडीपी कितनी है, सेल्स कितनी है, कैसे पता चले? सिर्फ आखिरी वाले को ऐड करो, सिर्फ लास्ट वाला जो है आप उसको ऐड करो, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा, ग्राहक अपने पास रखेगा। तो ये आखिरी वाले को क्लास आप ऐड करो। यही फाइनल गुड्स हो गया स्टील का जो चेयर इसने खरीदा है। अब सुनो, यहाँ पे पहला तरीका क्या है, या तो आप लास्ट वाले को ले लो, या हर स्टेज पे जो वैल्यू एडिशन है वो काउंट कर लो। लाइक सबसे पहले कितना कितना वैल्यू एडिशन था, कुछ भी नहीं था। यहाँ पे बेचा गया, मैन्युफैक्चर ए ने मैन्युफैक्चर बी को बेचा, कितने का, 400 का। फिर इसने वैल्यू कितना ऐड किया 1000 चेयर बनाने के लिए, स्टील खरीदा 400 का, 600 रुपए का वैल्यू ऐड किया, तभी 1000 का बिका। फिर इसने कितना वैल्यू ऐड किया, इसने सिर्फ 100 रुपीज का वैल्यू ऐड किया। फिर इसने जो है 1100 का 1200 में बेचा, इसने भी 100 रुपीज का वैल्यू ऐड किया। आप इन सबको ऐड करो, कितना बनेगा, 1200। तो दो तरीके हैं आपके पास सही कैलकुलेशन करने के लिए, डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए। या तो आखिरी वाली वैल्यू ले लो, या हर स्टेज पे जो वैल्यू एडिशन है सिर्फ उतना लो। ये 400 है, ये 1000 का बेचा है ना, तो यार 1000 में 4 ऑलरेडी इंक्लूड है, तो वैल्यू एडिशन कितना किया, 600। फिर यहाँ पे 1000 का 1100 में बेचा, तो वैल्यू एडिशन कितना किया, 100। यहाँ 1100 का 1200 में बेचा, तो वैल्यू एडिशन कितना किया, 100। अपनी सेवाएं जो उसने ऐड करी ग्राहक तक पहुंचाने के लिए, वो 100। सो वैल्यू एडिशन इन ऑल दीज स्टेजेस देयर इज वैल्यू एडिशन इन केस ऑफ। तो इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू एडिशन होता है, जबकि फाइनल गुड्स में कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, कुछ भी ऐड नहीं करना। वैल्यू खरीदा वो खुद ही यूज करेगा चेयर को, वो आगे किसी को वैल्यू ऐड करके बेचने वाला नहीं है। तो ये डायग्राम से आप समझ गए कि यार डबल काउंटिंग क्या होता है। अच्छा, एक ही गुड्स फाइनल भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूज। जैसे मैंने शुगर का एग्जाम्पल दिया, चीनी का एग्जाम्पल दिया मैंने आप लोगों को कि भाई चीनी आपने खरीदा अपने घर के लिए, दूध में डालने के लिए, चाय मिठाई बनाने के लिए घर के अंदर, ठीक है, या फिर आप खीर बनाने के लिए आपने चीनी खरीदी, तो वो चीनी फाइनल गुड्स हो गया। वही चीनी एक फैक्ट्री वाला खरीदता है बिस्किट बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, तो वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट। यानी डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ इट्स यूज, कि आप यूज कैसे कर रहे हो, खुद ही यूज कर रहे हो तो फाइनल, कुछ और एज अ रॉ मटेरियल बना रहे हो, उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, या रीसेल के लिए यूज कर रहे हो, तो वो कहलाता है इंटरमीडिएट गुड्स। ओके। अच्छा, कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, मैंने बताया क्लास। कंज्यूमर गुड्स बेसिकली जो कंज्यूमर खरीदता है कंजप्शन के लिए, आप ये सारी चीजें खरीदते हो अपने कंजप्शन के लिए, दीज आर कंज्यूमर गुड्स, राइट। सो कंज्यूमर गुड्स जो आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए खरीदते हो उसको कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। वो कोई भी हो सकता है, वो कंज्यूमर भी खरीद सकता है, एनजीओ भी खरीद सकता है, सरकार भी खरीदती है। दीज आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक चले, रेडियो, टीवी, फ्रिज, कार, एसी, जो लंबे समय तक चलता है उसको बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। और नॉन ड्यूरेबल क्या होता है, जो एक ही बार यूज किया खत्म, लाइक केक हो गया, मिठाइयाँ हो गई, सब्जी आपने खाया खत्म, या गैस आपने जला दिया वो खत्म हो गया, स्मूदीज पी गए, तो वो क्या होता है क्लास आपका, नॉन ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल जो कुछ टाइम चल जाए, लाइक घर की जो क्रॉकरी होती हैं वो कुछ टाइम चल जाते हैं, कपड़े होते हैं वो कुछ टाइम चल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। हाँ, इसका एक्सेप्शन जरूर है, कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं जो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, तो वो ड्यूरेबल के अंदर आ जाता है। सर्विसेज, सेवाएं, बैंकिंग, शिपिंग सर्विसेज, है ना, जो टीचिंग सर्विसेज है, ये सब क्या है क्लास, सर्विसेज यानी कि सेवाएं, जो क्लास एक इंसान को दूसरा इंसान देता है और वो दिखता नहीं है। लाइक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको टीचिंग सर्विसेज दे रहा हूँ। इसी तरीके से क्लास टूरिज्म सर्विसेज होता है, बहुत सारे सर्विसेज है, मोबाइल नेटवर्क की आप सर्विस लेते हो। कैपिटल गुड्स क्या होता है, दो बातें ध्यान रखना, जब भी मैं बोलूँ कैपिटल गुड्स तो दो बातें ध्यान रखना। पहली बात, मशीनरी और वो किसी बिजनेस, दो चीजें होनी चाहिए। मशीनरी को फिक्स असेट भी ले सकते हो आप, कोई भी फिक्स असेट जो किसी बिजनेस के अंदर है वो कैपिटल गुड्स है। अच्छा, मेरे घर पे मेरी गाड़ी है, कार है, क्या ये कैपिटल असेट है? नहीं। लेकिन मेरी एक टूर एंड ट्रैवल की कंपनी है, वो कार मेरे पास खड़ी है, अब वो कैपिटल असेट हो गया, क्योंकि टूर एंड ट्रैवल कंपनी के लिए वो कार एक एसेट है, वो बिजनेस में एज अ फिक्स एसेट यूज हो रहा है, तो वो कैपिटल गुड्स हो गया। मेरे घर पे है तो वो कैपिटल गुड्स नहीं है। अच्छा, मेरे घर पे सिलाई मशीन है, मेरी मम्मी सिलाई करती है, तो क्या वो कैपिटल गुड्स है? नहीं। लेकिन एक टेलर की शॉप है मेरी, उसमें मेरी मशीन रखी हुई है, तो क्या कैपिटल गुड्स है? हाँ, तब वो कैपिटल गुड्स है। तो कैपिटल गुड्स बेसिकली वो गुड्स हैं जो मशीनरी है और जो किसी बिजनेस में यूज होता है, टूल, बिल्डिंग्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, व्हीकल्स, ये सब क्या है क्लास आपकी कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल इयर्स, और जनरली ये हाई वैल्यू की होती है। These goods are fixed asset for the producers. Example, plant and machinery, but all machines are not capital goods. सारी machines capital goods नहीं है,
सारी मशीन्स कैपिटल गुड्स नहीं है, वो मशीन जो बिजनेस में एज अ फिक्स एसेट रखा हुआ है वही कैपिटल गुड्स है। अभी एक नोट है जो कि बहुत अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर जो भी इस्तेमाल करेगा, सॉरी जो भी मशीनरी है एज अ बिजनेस में है तो उसे यूज कौन करेगा? प्रोड्यूसर ही करेगा। भाई फिक्स असेट है, बिजनेस है, तो उसको यूज कौन करेगा? प्रोड्यूसर। बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। बट प्रोड्यूसर जो भी कुछ यूज कर रहा है वो कैपिटल गुड्स नहीं है। एक प्रोड्यूसर है वो रॉ मटेरियल भी तो यूज करेगा, तो क्या वो कैपिटल गुड्स से? नहीं। मशीन यूज करेगा वो कैपिटल गुड्स से, हाँ, लेकिन रॉ मटेरियल यूज कर रहा है तो वो कैपिटल गुड्स नहीं है। ओके, तो सारे जो कैपिटल गुड्स है उनको प्रोड्यूसर यूज करेंगे, लेकिन प्रोड्यूसर जो भी यूज करेंगे वो सारे कैपिटल गुड्स नहीं कहलाएंगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूं जो 12th पास है वो 10th पास भी है, लेकिन जो 10th पास है वो 12th पास हो इसकी गारंटी नहीं है। अगर मैं बोलूं मैं 12th पास हूं तो ऑब्वियसली मैं 10th पास करके ही 12th पास हुआ होऊंगा, लेकिन कोई ये कह दे कि मैं 10th पास हूं तो गारंटी मैं 12th पास होऊंगा, तो गारंटी नहीं, क्या पता ना हो पाऊं, है ना, एक्सेप्शन है। अच्छा, अब फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, मैं इसमें टॉपिक पे तसल्ली से टाइम दे रहा हूँ, मुझे पता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो चाहे कितनी भी लंबी हो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता इस टॉपिक के अंदर, स्पेशली नहीं, ठीक है। तो फाइनल गुड्स कौन से गुड्स हैं क्लास? जो फाइनल यूजर द्वारा यूज किए जाते हैं, और इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो फाइनल यूजर द्वारा यूज नहीं किया जाता, वो रेडी टू यूज नहीं है। ये बिल्कुल रेडी टू यूज है। यहाँ पे कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट दो पर्पज है, यहाँ पे एक रॉ मटेरियल और दूसरा रीसेल, ये दो पर्पज है। नेचर की बात करें, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ऐड होता है, ये कहीं भी ऐड नहीं होता क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स के अंदर इंक्लूड होती है, तो वो लेते हैं हम लोग, इसको नहीं लेंगे। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया भी था आयरन चेयर, स्टील चेयर वाला, यहाँ पे कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा, सामान बनके तैयार है, ये भी मैंने एग्जांपल देकर समझाया था आपको, लेकिन यहाँ पे वैल्यू एडिशन होगा क्योंकि क्लास वो आगे किसी और को बेचना है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होगा। ये प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर जा चुका है, सामान बनके तैयार है, लेकिन ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही है, ठीक है। एक सेकंड यहाँ पे मिस्टेक है फाइनल गुड्स में, दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री, दे डोंट, ठीक है, दे डिड नॉट क्रॉस दी प्रोडक्शन बाउंड्री, ठीक है, ये प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया, या अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही है। ओके, एग्जांपल है क्लास, ये ध्यान रखना आप लोग, मैं आपको नोट ठीक करके दे दूंगा, यहाँ पे मिस्टेक है, वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही है इंटरमीडिएट, लेकिन ये प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर जा चुका है। एग्जांपल, मिल्क खरीदा है, एग्जाम्पल है मिल्क खरीदा है हाउस होल्ड ने कंजप्शन पर्पज से, मशीन खरीदा है क्लास इन्वेस्टमेंट पर्पज से, दोनों ही मशीन और मिल्क फाइनल गुड्स है। लेकिन यहाँ पे आपने मिल्क खरीदा बिस्किट बनाने के लिए, या फिर मिल्क खरीदा है दोबारा किसी और को बेचने के लिए, तो दोनों ही केसेस में मिल्क क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। तो आपने दोनों ही केसेस में मिल्क का एग्जाम्पल लिया है, तो आप ये समझ गए कि एक ही सेम मिल्क कभी फाइनल हो सकता है, कभी इंटरमीडिएट, डिपेंडिंग अपॉन यूज। घर के लिए दूध लेके आ रहे हो तो फाइनल, मिठाई बना के बेचोगे उस दूध से तो इंटरमीडिएट, कॉफी बना के चाय बना के बेचोगे तो इंटरमीडिएट। अब आपको पहचानने के लिए भी आ सकता है, तो मैंने क्वेश्चन भी क्लास के अंदर ही करा दिए हैं सारे के सारे। सबसे पहला है फर्नीचर, तो देखो स्कूल वाले जो भी फिक्स एसेट यूज कर रहे हैं जो लंबे समय तक यूज होने वाला है, 1 साल से ज्यादा अगर स्कूल या कोई बिजनेस किसी फिक्स एसेट को यूज करता है 1 साल से ज्यादा, तो फाइनल गुड्स हो गया, ठीक है। ऑब्वियसली उस पर जो किया हुआ खर्चा है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, लेकिन अगर साल भर के अंदर जो यूज हो जाता है वो इंटरमीडिएट। जैसे स्कूल वाले स्कूल के डेस्क यूज करते हैं, स्कूल में चेयर यूज करते हैं, व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं, प्रोजेक्टर लैंप यूज करते हैं स्कूल के अंदर, वो सब फाइनल गुड्स है। लेकिन जो चौक यूज करते हैं वो साल भर में एग्जॉस्ट हो जाता है चौक, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। तो साल भर के अंदर खत्म हो गया तो इंटरमीडिएट, साल भर से ज्यादा चलेगा तो फाइनल, ये रूल ध्यान रखना। तो फर्नीचर जो है वो क्लास क्या है? फाइनल गुड्स है। चौक डस्टर जो है वो इंटरमीडिएट है। वीडियो पॉज करके ना खुद कोशिश करो बताने की एक बार क्या होगा क्या नहीं। कंप्यूटर मशीन है तो फाइनल गुड्स है। मोबाइल सेट खरीदा मोबाइल डीलर ने, तो वो बेचेगा ना, रीसेल के लिए लिया है, तो रीसेल के लिए लिया है तो क्या है? इंटरमीडिएट। पेपर खरीदा पब्लिशर ने, बुक बना के बेचेगा, इंटरमीडिएट। प्रिंटर खरीदा, प्रिंटर क्या है? मशीन, मशीन फाइनल गुड्स होता है। कोयला खरीदा हाउस होल्ड ने, फाइनल गुड्स। अनसोल्ड कोल एट द ट्रेडर, ट्रेडर के पास अनसोल्ड कोल है, तो कोयला साल भर में यूज हो जाए तो क्लास क्या होता है? अगर जो प्रोड्यूसर है वो साल भर में उसको यूज कर ले साल भर के अंदर, तो वो इंटरमीडिएट है। साल भर से ज्यादा चल जाए तो फाइनल है। तो जो अनसोल्ड कोल है ट्रेडर के पास ईयर एंड में, तो वो क्या हो गया? फाइनल है, क्योंकि क्लास साल के एंड तक वो बच गया, साल भर में कंजप्शन नहीं किया उसने। सीड्स खरीदा किसान ने, तो वो क्या है? जो सीड्स है वो यूज करेगा, आगे किसी को बेचेगा ना, फल वो बना के जो भी चीज उगा के, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है, इलेक्ट्रिसिटी इंटरमीडिएट है। सिलाई मशीन खरीदा है, मशीन फाइनल गुड्स होता है। कोई भी खरीदे, जब तक रीसेल के लिए नहीं खरीद रहे ना, मशीन हमेशा फाइनल गुड्स होगा। सिर्फ रीसेल के लिए मशीन इंटरमीडिएट होगा, बाकी सब फाइनल। सॉफ्ट ड्रिंक खरीदा स्कूल कैंटीन ने, तो इंटरमीडिएट हो गया।
क्योंकि स्कूल कैंटीन बना के सॉफ्ट ड्रिंक बेचेगा ना। कोयला मैन्युफैक्चरिंग फर्म ने खरीदा है तो ये इंटरमीडिएट हो गया। अब यहाँ पे ट्रेडर के पास साल के एंड तक रुक गया इसलिए वो फाइनल हो गया, अदरवाइज वो इंटरमीडिएट होता। फर्टिलाइजर, किसान ने फर्टिलाइजर खरीदा छिड़काव करने के लिए तो इंटरमीडिएट है। रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल है वो फाइनल गुड्स है। लेकिन किसान ने अगर किसान ने ट्रैक्टर खरीदा होता तो वो फाइनल गुड्स है। स्कूल वालों ने स्कूल बस खरीदी तो फाइनल गुड्स है। लेकिन बस में जो डीजल डला, जो गैस डला बस के अंदर, वो इंटरमीडिएट है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस रिगार्डिंग। अच्छा एक चीज और यहाँ पे, देर आर 3 मेथड्स। देखो 3 अलग अलग मेथड्स है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। पहला मेथड है प्रोडक्शन, आगे फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा। दूसरा मेथड है इनकम और तीसरा मेथड है एक्सपेंडिचर। अब नेशनल इनकम में एक क्वेश्चन तो आपने सुना होगा, बहुत फेवरेट रहता है टीचर का, कि क्या आइटम इंक्लूड होगा और क्या आइटम इंक्लूड नहीं होगा ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो ये अब जो तुम्हें बता रहा हूं ना, तीनों मेथड को लगाने से पहले ना कुछ सावधानियां हैं जिनको आपने बरतनी है, तो उससे क्लैरिफाई हो जाएगा कि क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे और क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो प्रिकॉशंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन मेथड, तो प्रोडक्शन मेथड को यूज करने से पहले ध्यान रखना, सेल एंड परचेज, सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज को नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जो पहली बार वो सेल हुआ होगा तभी वो काउंट हो गया होगा। दूसरा कमीशन, सेकेंड हैंड की सेल पे कोई ब्रोकरेज है, कोई कमीशन है, वो काउंट करेंगे, वो नई सर्विसेज है, वो एक नई सर्विस है, वो काउंट होगा। सेकेंड हैंड की सेल परचेज काउंट नहीं होगी, ब्रोकरेज कमीशन काउंट होगा। अपने लिए कोई आपने प्रोडक्शन किया, अपने लिए, है ना, आपने अपने लिए, मतलब आपने, सॉरी ऐसा कहेंगे, आपने मार्केट के लिए बनाया था उसको लेकिन खुद कंज्यूम कर लिया। लाइक गेहूं आपने उगाया, साग सब्जी, आलू आपने उगाया, टमाटर आपने उगाया, आपने अपने घर के लिए भी रख लिया, तो घर के लिए जो रख लिया उसकी इंप्यूटेड वैल्यू को आपने काउंट करनी है। ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर प्रोड्यूसिंग यूनिट इज टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल एस्टिमेटिंग द वैल्यू एडेड, बिकॉज दीज गुड्स आर लाइक दोज प्रोड्यूस फॉर द मार्केट। आपने बनाया था मार्केट के लिए, दे आर नॉट सिंपली सोल्ड, आपने बेचा नहीं क्योंकि आपकी खुद की नीड थी उसके लिए। तो अगर आप उसे ऐड नहीं करोगे तो नेशनल इनकम अंडर एस्टिमेट कर जाएगा, इसीलिए आपको इसको ऐड करना पड़ेगा, इसकी इंप्यूटेड वैल्यू को। इंप्यूटेड मतलब अगर आप खुद यूज नहीं करते तो मार्केट में से कितने का बेच देते, अंदाजा लगाकर, है ना। और सेकंड गुड्स क्यों नहीं लेते, क्योंकि क्लास ऑलरेडी वो फाइनल गुड्स के अंदर इंक्लूड, अगर आपने इसे ले लिया तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, राइट। इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेना है तो पता है क्लास, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स ऑलरेडी फाइनल गुड्स के अंदर इंक्लूड है। चेंज इन स्टॉक को लेना है तभी फॉर्मूले में आता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो चेंज स्टॉक को आपने काउंट करना है। अगला है सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, हाउस वाइफ की, मदर की सर्विसेज जो घर के लिए होती है, जिनकी वैल्यू लगाना पॉसिबल नहीं है, कितनी वैल्यू है उसकी, जो माँ दिल से काम कर रही है घर पे, हाउस वाइफ दिल से जो काम कर रही है, उसकी वैल्यू पता करना बड़ा मुश्किल है, कितनी वैल्यू है, तो हम उसको काउंट नहीं करते। तो ये ध्यान रखना कि क्या क्या चीजें काउंट होती हैं, क्या क्या चीजें काउंट नहीं होती। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। जब आप इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को ले लेते हो तो उसी को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो आपने इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नहीं लेना है। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इज द प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेशन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मोर देन वन। In production method, we talk the value of final goods and services only if we mistakenly taken the value of intermediate goods. This leads to problem of double counting. This leads to the problem of double counting. अगर आपने intermediate goods की वैल्यू भी ले ली तो उसी को बोलते हैं problem of double counting. अब किसा, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैंने एक एग्जांपल और दिया था, एक बार और देता हूँ आपको। फार्मर ने प्रोड्यूस किया 1 टन ऑफ व्हीट एंड सेल इट फॉर 400। फार्मर ने बेचा 400 का और एक फ्लोर मिल वाले को, ठीक है। तो फार्मर कहता है जी मेरी सेल 400 की हो गई, ठीक है जी 400 की होगी। फ्लोर मिल वाले ने क्या किया, उसका आटा बनाया और आटा बना के 600 रुपए का एक बेकरी वाले को बेच दिया। वो कहता जी मेरी सेल 600 रुपए हो गई। फिर बेकरी वाले ने फाइनल, जो फ्लोर मिल है उसके लिए तो ये सेल है, लेकिन बेकरी वाले के लिए वो इंटरमीडिएट है और उसे ब्रेड मैन्युफैक्चरर को आगे वो बेच देता है, ठीक है, कितने में, 800 में। वो कहता है जी मेरी 800 की सेल हो गई। वो बेकर के लिए वो फाइनल सेल है, लेकिन शॉपकीपर क्या करता है, उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है, वो सीधे ग्राहक को बेच देता है कितने में, 900 में। वो कहता है मेरी सेल 900 की हो गई। तो क्या हम ये बोलेंगे कि टोटल 2700 की सेल हुई है? आंसर इज नो, 2700 की सेल नहीं हुई, सेल तो 900 की हुई है। अब मैंने क्या कहा था, या तो आप आखिरी वाले को ले लो या हर स्टेज में जो वैल्यू एडिशन है वो ले लो। लाइक 400 तो ये हो गया, 400 प्लस ये 200, 600, 200 का वैल्यू एडिशन हुआ है। फिर यहाँ पे 200 का वैल्यू एडिशन हुआ है, फिर यहाँ पे 100 का वैल्यू एडिशन हुआ है। तो 4 + 1 5 + 900 का टोटल सेल हुआ। या तो आप हर स्टेज की वैल्यू एडिशन को ले लो या फाइनल गुड्स की वैल्यू को ले लो एक बार। तो आपने इंटरमीडिएट नहीं लेना है। यहाँ पे जो 600 आपने लिया हुआ है इसके अंदर ये 400 भी इंक्लूड है, वो मत लो, सिर्फ 200 लो।
ठीक है, तो इससे अगर आप ऐसा करोगे तो गलती नहीं होगी। और आपने अगर ऐसा सारा ही ले लिया 2700 तो ये एस्टिमेशन गलत है, यहाँ पे आपने चीजों को एक से ज्यादा बार काउंट कर लिया और इसी प्रॉब्लम को कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। कैसे अवॉइड करोगे? फाइनल गुड्स की वैल्यू को ले लो या हर स्टेज पे जो वैल्यू एडेड है वो ले लो, वैल्यू एडेड लो या फिर सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू को आप ले लो। ठीक है, चलो अब इनकम मेथड को लगाने से पहले तुम्हें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला, फ्री में कमाया गया हुआ पैसा मत लेना। ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, पॉकेट मनी, इवन टैक्सेस को भी आपने काउंट नहीं करना। इनडायरेक्ट टैक्सेस को आपने काउंट नहीं करना। किसको? इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो डायरेक्टली क्लास प्रोडक्ट की वैल्यू में आप ऐड करके ले लेते हो, वो भी काउंट नहीं करना। इलीगल एक्टिविटीज को काउंट नहीं करना, स्मगलिंग, थेफ्ट, गैम्बलिंग वगैरह को काउंट नहीं करना। इवन लॉटरी इनकम को काउंट नहीं करना। फ्री की इनकम है, इसके बदले कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो इकोनॉमी में कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिल रहा है इन दोनों से, इसलिए इनको काउंट नहीं करना। सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज से आई हुई इनकम भी काउंट नहीं करना, लेकिन उस सेल परचेज पे कोई ब्रोकरेज कमीशन है वो आप काउंट करोगे। डू नॉट इंक्लूड इनकम अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ फाइनेंशियल असेट। फाइनेंशियल असेट मतलब होता है शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। भैया शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड से इत्यादि से आने वाली इनकम को इनकम मेथड में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन हाउएवर जबकि कोई ब्रोकरेज कमीशन अगर उस पर पे किया हुआ है या उसको मिला है ब्रोकरेज कमीशन, तो वो फैक्टर इनकम है, उसको काउंट करेंगे। इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउसेस। अच्छा एक बात और बता देता हूं, यहाँ पे मेरा मकान है, मैंने उसे खुद रहने की जगह किराए पे दे दिया है, ठीक है, और एक फ्लोर में मैं खुद रह रहा हूं, तो मैं हिसाब लगाऊंगा अगर इस फ्लोर पे मैं खुद नहीं रहता तो मुझे कितना किराया टोटल मिलता और उसकी वैल्यू आपने यहाँ पे काउंट करना है। जैसे ऑन अकाउंट प्रोडक्शन था, आपने अनाज जो है 100 किलो अपने घर के लिए रख लिया आपने, है ना, कि भाई उस साल भर में इस्तेमाल होगा, तो उस 100 किलो का अंदाजा लगा के वैल्यू आप ऐड करोगे नेशनल इनकम में। उसी तरीके से अगर ओनर अपने घर में रह रहा है तो उसका इंप्यूटेड रेंट जो है अंदाजा लगा के कि अगर आप इसको किराए पे उठाते तो कितना रेंट मिलता, वो आप नेशनल इनकम में ऐड करोगे। एक चीज और, अब यहाँ पे एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने घर के बाग में किचन गार्डन में छोटा मोटा उगा लेते हैं चीजें, सब्जियां उगा लेते हैं, क्लास बीन्स उगा लिए मान लो, है ना, धनिया उगा लिया, पालक उगा लिया, तो क्या वो नेशनल इनकम ऐड करेंगे? वो नहीं ऐड करोगे आप। किचन गार्डन में आपने जो चीज उगाया उसको बेचने का आपका पर्पज नहीं था, तो वो आप नेशनल इनकम में ऐड नहीं करोगे। लेकिन जो गेहूं आपने उगाया था उसको बेचने का पर्पज था आपका, तो वो क्लास आपने नहीं बेचा, खुद यूज किया, तो उसका इंप्यूटेड वैल्यू आप ऐड करोगे, ठीक है, उसका अजम्पशन वैल्यू। सिमिलरली प्रिकॉशंस रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड को लगाने से पहले क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहली बात, इंटरमीडिएट गुड्स पे किया हुआ खर्चा काउंट मत करना, ठीक है। इंक्लूड करना एक्सपेंडिचर सेल्फ कंज्यूमर ऑन अकाउंट प्रोड्यूस। आपने अपने लिए जो भी चीज उगाई है उस पर जो खर्चा हुआ है वो खर्चा आपने एक्सपेंडिचर मेथड में काउंट करना है। डू नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ट्रांसफर पेमेंट। फ्री में ना इनकम काउंट होगी ना फ्री में एक्सपेंडिचर काउंट होगी। चैरिटी, डोनेशन, स्कॉलरशिप, ये जो भी पेमेंट करी है ट्रांसफर पेमेंट, वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा। शेयर, डिबेंचर और बॉन्ड पे कोई खर्चा हुआ है तो वो ऐड नहीं होगा, लेकिन उसके लिए जो ब्रोकरेज कमीशन अगर आपने दी है वो आप खर्चा जरूर ऐड काउंट करोगे। सेकेंड हैंड गुड्स जो है उस पे कोई भी खर्चा हुआ वो काउंट मत करना। तो ये सेकेंड हैंड गुड्स वाली बात, फाइनेंशियल एसेट वाली बात तो पहले से पता थी आपको। इनकम में उस पे इनकम काउंट नहीं करते, प्रोडक्शन में प्रोडक्शन काउंट नहीं करेंगे, और एक्सपेंडिचर में इन पे किया हुआ खर्चा काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो कोई फ्रेश एक्सपेंडिचर नहीं है। सेकेंड हैंड गुड्स पे जो खर्चा किया गया है ब्रोकरेज कमीशन वो काउंट होगा, वो फ्रेश है, बाकी कोई खर्चा क्लास काउंट नहीं होगा। सेकेंड गुड्स पे जो भी खर्चा किया वो काउंट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट्स हमारी कंट्री में रहते हैं, ध्यान रखना नॉर्मल रेजिडेंट, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं। नेशनल इनकम में किन किन की इनकम ऐड होती है? जो भी हमारे कंट्री के अंदर नॉर्मल रेजिडेंट जो आमतौर पे 1 साल से ज्यादा समय के लिए हमारे यहाँ रुकते हैं, उन सबकी इनकम को नेशनल इनकम के अंदर ऐड किया जाता है। डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहते हैं क्लास, ये क्या है? ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू दैट एरिया ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच जनरेट डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक टेरिटरी वो एरिया है क्लास जहां से हमारे देश के अंदर इनकम जनरेट होती है। और डोमेस्टिक टेरिटरी डज इंक्लूड, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी कंट्री के अंदर, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो आप बहुत ध्यान से समझना क्लास, ठीक है। हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी कंट्री की एम्बेसीज हैं, ध्यान रखना, हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी कंट्रीज की एम्बेसीज हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है,
बट फॉरेन कंट्री के अंदर जो हमारी एम्बेसीज है वो हमारी टेरिटरी का पार्ट है। दूसरी बात, शिप एयरक्राफ्ट, कोई भी शिप और एयरक्राफ्ट चाहे वो कहीं भी घूम रही हो समंदर के अंदर, उसका मालिक इंडियन है तो वो हमारी टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा। दूसरा, फिशिंग वेसल और ऑयल रिग्स, ये जो भी बाहर कंट्री में घूम रहा है, मान लो कहीं भी ऑयल रिग है, ऑयल रिग मतलब तेल निकालते हैं, जो फिशिंग बोट्स होती है जो मछलियां पकड़ते हैं, वो मूव कर रही है अलग अलग जगह, बट है समंदर में, मालिक इंडियन है तो वो हमारे इंडियन टेरिटरी का पार्ट है। अमेरिका के अंदर इंडिया की जो एम्बेसी है वो भी हमारी टेरिटरी का पार्ट है। हमारा एम्बेसी पूरे वर्ल्ड में जहां भी होगा वो हमारी ही टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा। लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, फॉरेन कंट्री की एम्बेसी अगर इंडिया में है, इंडिया के अंदर चाइना की दिल्ली में जाके देखो क्लास, यूएस की, चाइना की, अलग अलग कंट्रीज की एम्बेसी हमारी कंट्री के अंदर है, लेकिन वो हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं है। एम्बेसी सबका अपना अपना है। हमारी एम्बेसी चाइना में है तो हमारी टेरिटरी का पार्ट है, चाइना की एम्बेसी इंडिया में है तो वो चाइना की टेरिटरी का पार्ट है। हमारी एम्बेसी चाइना में है तो वो हमारी टेरिटरी का पार्ट है, भले ही वो चाइना में है। चाइना की एम्बेसी भले ही इंडिया में है, वो हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं है, वो चाइना की ही टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा। तो एम्बेसीज जितने भी है, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और जो भी है फॉरेन कंट्री इन इंडिया, वो हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं है। चाइनीज एम्बेसी इंडिया में है तो वो हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, ये भले ही हमारी कंट्री के अंदर है लेकिन फिर भी वो उन्हीं कंट्री का है जिस कंट्री का वो फॉर्म है, वो हमारी कंट्री का नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर हमारी कंट्री में है तो हमारी कंट्री का पार्ट नहीं कहलाता। ठीक है, नेक्स्ट है जीडीपी होता क्या है। साल भर के अंदर देश के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, सुई से लेके जहाज तक, हर एक सेक्टर का, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्शियरी सेक्टर हो, इन सब ने जितना भी प्रोडक्शन किया है उन सब प्रोडक्शन वैल्यू को मिलाकर बोलते हैं जीडीपी। और जब भी हम जीडीपी की बात करेंगे तो वो रियल जीडीपी की बात करेंगे। मैं आगे बताऊंगा आपको रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। तो बेसिकली जीडीपी अगर देश का बढ़ता है, रियल जीडीपी देश का बढ़ेगा तो देश का जो वेलफेयर है वो भी बढ़ेगा। तो जीडीपी एंड वेलफेयर में देश की जीडीपी बढ़ रही है मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सामान ज्यादा बन रहा है, पर पर्सन को ज्यादा सामान मिल रहा है। ज्यादा सामान बनेगा तो ज्यादा लोग काम करके उसे बनाते हैं तो उनकी सैलरी भी ज्यादा होती है। तो जीडीपी का बढ़ना देश का वेलफेयर है, बट इसके कुछ एक्सेप्शन है। आपने एबीसीडी तो पढ़ा होगा बचपन में, ए बी सी डी ई, ए हटा दो, बी सी डी ई, ये 4 पॉइंट जो है, दीज 4 पॉइंट आर द एक्सेप्शन टू जीडीपी वेलफेयर। सबसे पहला बी फॉर बार्टर सिस्टम एक्सचेंज। अच्छा, हमारी कंट्री की जो जीडीपी है, क्या उसका बढ़ना देश के वेलफेयर को शो करता है? हमेशा नहीं, आमतौर पे इसकी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। हमेशा ऐसा नहीं है कि जीडीपी बढ़ रहा है देश का वेलफेयर बढ़ रहा है। कई बार क्या होता है, कुछ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम एक्सचेंज। मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के मनी बैंकिंग में कि सामान के बदले सामान ले लिया तो ये तो जीडीपी में रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। तो जो जीडीपी तुम्हें दिख रहा है वो एक्चुअल है, वो ट्रू है, इसका क्या भरोसा है, क्या ऑथेंटिसिटी है उसकी कि वो सही है? क्योंकि जीडीपी का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज स्टॉक। जब सामान के बदले सामान ले लिया तो सेल्स तो हुई ही नहीं, मनी कहीं रिकॉर्ड ही नहीं होगा। तो जीडीपी क्लास जो ट्रू इंडिकेटर शो कर रहा है वेलफेयर का वो नहीं है। तो जो देश की जीडीपी वो इकोनॉमी के ट्रू इंडिकेटर वेलफेयर को ट्रू इंडिकेटर शो नहीं करता है, मतलब ट्रू इंडिकेटर नहीं है वेलफेयर का। ओके, दूसरा बी हो गया। सी, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। देश की जीडीपी बढ़ रही है यानी कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है। किस चीज का प्रोडक्शन बढ़ रहा है? हथियार, गोला बारूद है ना, बंदूकें, इन सब चीजों का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो इनसे गरीबी और भुखमरी मिटाई नहीं जा सकती। इनसे हम सेफ रख सकते हैं खुद को, लेकिन गरीबी और भुखमरी मिटा नहीं सकते। अगर आपको जंगल में किसी जंगल के अंदर घर बना के बंद कर दिया गया तो जानवरों से तो सेफ हो आप, लेकिन खाना ही नहीं मिलेगा तो मर जाओगे आप। तो ऐसी सेफ्टी का भी क्या फायदा? तो कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी कहता है कि जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन जीडीपी के अंदर जो है वो ऐसी चीजें बढ़ रही हैं जो डिफेंस गुड्स है। तो अगर डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन देश का वेलफेयर नहीं हो रहा, तो वो ट्रू इंडिकेटर नहीं है वेलफेयर का। ओके, अगला है डी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। देश की जीडीपी बढ़ रही है लेकिन उसका ज्यादातर हिस्सा किसको मिल रहा है? अमीरों को। घर ज्यादा बन रहे हैं, गाड़ियां ज्यादा बिक रही हैं, है ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनते चले जा रहे हैं, बट उनमें जा कौन रहा है? अमीर। तो कंट्री की जीडीपी तो बढ़ रही है पर जो ग्रेटर पोर्शन है प्रोडक्शन का वो अमीर लोग ले जा रहे हैं। पुअर आर स्टिल पुअर एंड हंगर। गरीब अभी भी गरीब है, उसके पास पहले भी एक घर नहीं था, एक घर नहीं था, कोई चीज नहीं थी पहले। अमीर के पास एक घर था, 2 घर है, 4 घर है, 10 घर है, 50 घर है, उसके पास तो बहुत सारी चीजें बढ़ती चली जा रही है। गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते चला जा रहा है। तो ऐसे ये वेलफेयर नहीं कर पाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। और लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नलिटीज। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं
जो हमें दिखता तो नहीं है लेकिन वो हमारी जीडीपी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। इसके अंदर कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स भी हैं जिनको पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज कहा जाता है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा चांस है। और दूसरा है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। ध्यान रखना क्लास, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज का मतलब सिंपल सिंपल है कि देश में किसी ने कुछ अच्छा काम किया, देश में किसी ने कुछ पॉजिटिव काम किया, कुछ अच्छा काम किया, देश के अंदर किसी ने कोई पॉजिटिव काम किया देश के अंदर, लेकिन उसका बेनिफिट सबको मिला बट वो जीडीपी में रिकॉर्ड कभी नहीं होगा। किसी ने गार्डन बनवाया, गार्डन से सबकी हेल्थ अच्छी हो रही है, फ्रेश हवा मिल रही है, बट इसको जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा। या फिर कोई नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, कोई पॉल्यूशन कर रहा है, सबके ऊपर बेचारों के पॉकेट में बर्डन आता है। क्या पॉल्यूशन से आपका नुकसान नहीं होता? दिल्ली में जो पॉल्यूशन है, आए दिन लोग बीमार पड़ते हैं, दवाइयाँ खरीदते हैं, घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर जो वो लगवाते हैं, एयर प्योरीफायर होता है ना, एयर प्योरीफायर वो लगवाते हैं, बीमार पड़ते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है। तो ये सब जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं होता। जीडीपी में रिकॉर्ड हो रहा है गाड़ियां ज्यादा बन रही हैं, ये रिकॉर्ड हो रहा है जीडीपी में। लेकिन गाड़ियां ज्यादा बन रही हैं तो उनसे धुआं ज्यादा निकल रहा है, देश का पॉल्यूशन हो रहा है, लोगों का मेडिकल एक्सपेंस बढ़ रहा है, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है, एफिशिएंसी कम हो रही है लोगों की। क्या वो जीडीपी रिकॉर्ड करता है? वो रिकॉर्ड नहीं करता जीडीपी। इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या है? कोई अच्छा काम जो एक इंसान कर रहा है जिसका बेनिफिट सब उठा रहे हैं बट उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा उस इंसान को, या कोई खराब काम जो एक कंपनी खराब काम कर रही है उससे नुकसान सबको हो रहा है बट पेनल्टी जो है किसी पे नहीं लगाई जा रही। राइट, तो ये 4 पॉइंट ध्यान रखना, बी सी डी, दीज आर द एक्सेप्शंस टू जीडीपी वेलफेयर, ये लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी वेलफेयर। जीडीपी बढ़ रहा है तो वेलफेयर हो रहा है, लेकिन ये 4 एक्सेप्शंस है। रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, यहां से क्लास न्यूमेरिकल्स आता है, मैं न्यूमेरिकल पोर्शन भी कराऊंगा आगे चल के, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ 5 मिनट अच्छे से दे दो। व्हेन जीडीपी इज मेजर्ड एट अ बेस और कांस्टेंट ईयर प्राइस, उसको रियल जीडीपी बोलते हैं। सन 2014 में अलग सरकार थी, 13 में मान लो, 2024 में अलग सरकार है, या 25 में अलग सरकार है मान लो, ठीक है। तो उस समय देश में जो वीट का प्रोडक्शन था वो था 100 किलो, और आज जो वीट का प्रोडक्शन है वो है 80 किलो, ठीक है। तो पहले से गेहूं का प्रोडक्शन कम है, तो 25 में सरकार अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, सिर्फ मैं अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, ये एग्जांपल ले रहा हूं, रियल डेटा नहीं है। अब 2014 में वीट का प्राइस था 3 रुपए पर केजी, तो 2014 में जो जीडीपी थी वो 300 रुपए थी, 100 इंटू 3। आज वीट का प्राइस है 5 रुपए, तो ये जीडीपी जो होगी 400 रुपए होगी। तो क्या ये कह देंगे कि यार आज की जीडीपी, आज जो है वो कंट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है? नहीं, ये जो आज वाले प्राइस से मल्टीप्लाई किया है इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। जब आप मल्टीप्लाई करंट ईयर प्राइस से करते हो तो नॉमिनल जीडीपी है। अगर आप इसी 80 को पुराने प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे, जो असली प्राइस था 3 रुपए, तब आप देखोगे कि यार पहले प्रोडक्शन 300 का होता था और अब प्रोडक्शन 240 का हो रहा है, तो यानी कि देश अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। ये जो 240 है इसको बोलते हैं रियल जीडीपी। तो जब आप क्वांटिटी को प्रीवियस ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करते हो, बेस ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करते हो, तो वो रियल जीडीपी है। जब उसे करंट ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करते हो तो वो नॉमिनल जीडीपी है। और रियल जीडीपी ज्यादा भरोसेमंद है, ये ट्रू है, ये ट्रू पोजीशन बताता है, ये ज्यादा ट्रस्ट है इस पे, है ना, ये ट्रू इंडिकेटर शो करता है इकोनॉमी के वेलफेयर का। तो व्हेन जीडीपी इज मेजर बेस ईयर प्राइस रियल, और व्हेन जीडीपी इज मेजर करंट ईयर प्राइस, तो वो हो गया नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। तो रियल जीडीपी इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी। अगर कहीं ये लिखा हो ना नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लेशन एडजस्टेड, तो वो रियल जीडीपी ही है। तो जो भी जीडीपी इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है ना, वो होता है आपका रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी इज द जीडीपी विदाउट एनी इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। यहाँ पे इन्फ्लेशन का कोई इफेक्ट नहीं है। आज तुम अगर ये बोलोगे, आज मान लो तुम्हारी नौकरी लग गई, ठीक है, और तुम्हारी नौकरी लग गई 20,000 में, और तुम कह रहे हो कि देखो पापा जी आपकी नौकरी 10,000 की थी, मेरी 20,000 की नौकरी लगी है, मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ तुमसे, तो क्या होगा? आपके पापा बोलेंगे बेटा मैं 10,000 से अपना पूरा परिवार चला रहा था, तो 20,000 से अपना खर्चा भी नहीं चला पाएगा सही से। ये मार है इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से पहले 1 रुपये पॉकेट मनी हुआ करती थी, आज तुम्हें 500 रुपये पॉकेट मनी देंगे तो भी तुम्हें कम लगेगा, इन्फ्लेशन की मार। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है, आज की रेट से मल्टीप्लाई करके देख लो, लेकिन ये इन्फ्लेशन एडजस्ट करके देखता है, इसीलिए रियल जीडीपी को इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी बोलते हैं। ये ट्रू इंडिकेटर है इकोनॉमी ग्रोथ को मेजर करने का, जबकि ये ट्रू इंडिकेटर नहीं है। ओके, तो रियल जीडीपी इज बेटर देन नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी बेटर है। अच्छा, अब रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में जो चेंज है ना, उस चेंज को मेजर करने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, जीडीपी डिफ्लेक्टर या प्राइस इंडेक्स। जीडीपी डिफ्लेक्टर मेजर्स द चेंज इन द एवरेज लेवल ऑफ प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट मेक्स अप जीडीपी। तो जीडीपी के अंदर जितने भी सामान है ना, उनके प्राइस में जो चेंज आ रहा है उसको डिफ्लेक्टर से मेजर करते हैं। तो उसका फॉर्मूला है जीडीपी डिफ्लेक्टर का, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100।
नॉमिनल, अब ये भी बच्चों को याद नहीं रहता ना, कंफ्यूजन हो जाती है उनको, है ना। प्राइस इंडेक्स या डिफ्लेटर, तो दो दिया होगा इन तीन आइटम में से, आपको ये तीसरा निकालना होगा। बच्चों को कंफ्यूजन होता है ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा, तो मैं कहता हूँ एबीसीडी पढ़ लो, जो पहले आता है उसको ऊपर रख दो। एबीसीडी एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एन पहले आता है तो एन को ऊपर रख दो, ओपी क्यू आर आर को नीचे रख दो। भले ये फनी है लेकिन हाँ, इससे आप कभी दोबारा भूलोगे नहीं कि ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीडीपी डिफ्लेटर। नाउ एनएफआईए क्या होता है, देखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमारे देश के लोगों ने कुछ बाहर से पैसा कमाया और बाहर वालों ने कुछ इंडिया से पैसा कमाया, नेट हमें कितना मिला, दिस इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमने बाहर से कमाया 100, उन्होंने हमसे कमाया 80, तो नेट हमें 20 मिला। ऐसा भी हो सकता है हमने बाहर से कमाया 100, उन्होंने हमारे यहाँ से 180 ले गए तो -80। तो एनएफआईए पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो एनएफआईए क्या है क्लास, कि आपने बाहर से नेट कितना पैसा कमाया है, और उसके अंदर तीन कंपोनेंट है। पहला, बाहर से सैलरी आती है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज यानी सैलरी वगैरह, या फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बाहर आपकी प्रॉपर्टी है वहां से इनकम आ रहा है, या फिर आप बाहर किसी कंपनी के ओनर हो वहां से इनकम आ रहा है, रेंटल इनकम, या फिर इंटरेस्ट मिल रहा है किसी प्रॉपर्टी पे या प्रॉफिट मिल रहा है, एफडी वगैरह करा रखी है बाहर, उस पर कोई इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, या फिर रिटेन अर्निंग यानी प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आपने सेव कर लिया टैक्स और डिविडेंड बांटने के बाद। तो तीन चीजें, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और लास्ट में क्या है, रिटेन अर्निंग। ये तीन कंपोनेंट है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के। कौन कौन से, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और रिटेन अर्निंग यानी रिजर्व्स। एक डिफरेंस ये भी आ जाता है पेपर में, डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं और कैपिटल लॉस किसे कहते हैं। डेप्रिसिएशन आप जानते हो, जब आप किसी फिक्स एसेट को यूज करते चले जाते हो तो उसकी वियर टियर होती है, उसकी वैल्यू कम होती है ना। अगर आप किसी भी फिक्स एसेट को यूज करोगे उसकी वैल्यू कम होगी, तो जो वैल्यू कम हो रही है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मैंने एक मशीन खरीदी 15 लाख की, एक साल बाद वो 12 लाख की रह गई, 3 लाख खा गया मशीन, 3 लाख की वैल्यू कम हो गई, वही 3 लाख डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू इट्स यूज, वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। कई बार फैशन भी पुराना हो जाता है, आप एक मोबाइल फोन खरीदो, डब्बे के अंदर बंद रखो उसको, मोबाइल फोन को 5 साल बाद खोलो, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों, वो फैशन पुराना हो गया, वो पुरानी टेक्नोलॉजी से बना हुआ था, लोग नहीं खरीदेंगे उसको अब। जबकि कैपिटल लॉस क्या है, इट रेफर्स टू लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू अनफॉरसीन ऑब्सोलेंस। मतलब कि नेचुरल कैलेमिटी, आपको नहीं पता था, जल गई, राख हो गई, सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, मशीन खराब हो गया, एक्सीडेंटल हो गया, चोरी हो गया, तो वो कैपिटल लॉस है। आप डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बनाते हो कि हर साल जो वैल्यू कम होगा, लेकिन इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं बनाते क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है। और डेप्रिसिएशन से मशीन नई आ जाती है, रिप्लेस कर देते हो मशीन को, प्रोडक्शन खत्म नहीं होता, प्रोडक्शन चलता रहता है। मशीन चोर उठा के ले गए, आग लग गई तो क्या होगा, मशीन खराब, तो यहाँ प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर हो जाता है। तो इससे प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर नहीं होता, जबकि उससे प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर हो जाता है, उसको कैपिटल लॉस बोलते हैं। चलते हैं फॉर्मूले रिवीजन पे। न्यूमेरिकल्स को कराने से पहले मैं इस पूरे चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं मैक्स टू मैक्स, उनको अच्छे से रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले बेसिक कन्वर्जन के फॉर्मूले, ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस में आने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है असेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट या कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। कई बार ऐसे भी लिखी रहती है कि जो फिक्स कॉस्ट, जो फिक्स्ड कैपिटल की कॉस्ट है या जो एसेट की कॉस्ट है वो 50 लाख है, लाइफ स्पैन है 5 इयर्स, तो यानी कि 10 लाख रुपए की पर एनम जो है वो डेप्रिसिएशन हो गया। तो आपको ऐसे निकालना भी पड़ सकता है, असेट की जो वैल्यू है डिवाइड एस्टिमेटेड जो लाइफ दे रखी है आपको। ओके, अगला है नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए माइनस एनएफआईए, डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए प्लस एनएफआईए। एनएफआईए का फॉर्मूला है फीफा माइनस फीटा, और एनएफआईए नेगेटिव भी हो सकता है। अगर एनएफआईए नेगेटिव है इसका मतलब फीटा बड़ा है, फीफा छोटा है। एनएफआईए पॉजिटिव है इसका मतलब फीफा बड़ा है और फीटा छोटा है। हमेशा ध्यान रखना, एनएफआईए अगर नेगेटिव हुआ तो जो नेशनल है वो छोटा होगा और जो डोमेस्टिक है वो बड़ा होगा। ओके, एमपी से एफसी माइनस एनआईटी, एफसी से एमपी प्लस एनआईटी। एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और वो नेगेटिव भी हो सकता है, अगर सब्सिडी बड़ा है इनडायरेक्ट छोटा है तो एनआईटी नेगेटिव होगा, और एनआईटी अगर नेगेटिव हो गया तो जो एफसी है वो बड़ा हो जाएगा, जो एमपी है वो छोटा हो जाएगा। तो ये बेसिक कन्वर्जन के फॉर्मूले। उसके बाद नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड है, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड।
प्रोडक्शन मेथड अगर आप लगाते हो तो प्रोडक्शन मेथड से क्या निकलता है, जीडीपी एमपी, इसको जीवीए एमपी भी बोलते हैं। जीवीए एमपी अलग अलग सेक्टर का होता है, सारे सेक्टर का जीवीए एमपी ऐड कर देंगे तो बनेगा जीडीपी एमपी। इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम निकलता है एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम है, एनएनपीएफसी नेशनल इनकम है, ये मत भूलना आप। एक्सपेंडिचर मेथड से भी क्या निकलता है, जीडीपी एमपी, यानी कि जो प्रोडक्शन मेथड से निकलेगा वही सेम चीज आपका एक्सपेंडिचर मेथड से भी निकलेगा। इनकम मेथड से बस डोमेस्टिक इनकम निकलता है एनडीपीएफसी। अब इसके फॉर्मूले समझ लेते हैं। तो जो वैल्यू एडेड मेथड है इसमें निकलता क्या है, जीवीएमपी, जिसका फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, चेंज स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। और सेल्स का जो, अगर आपको सेल्स ना दी हो तो डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, ध्यान रखना सेल्स अगर ना दी हो तो डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट आपको लेना होता है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन दे रखा होगा, अलग से उसे सेल्स में ऐड करना। इंटरमीडिएट कॉस्ट को बोलते हैं परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, डोमेस्टिक परचेज और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल आपको क्लास कंसिडर करना है। ध्यान रखना परचेजेस ऑफ मशीनरी दिया होगा मत लेना। इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो इंटरमीडिएट कॉस्ट है तो उसे माइनस करना है, ओके। एंड आखिरी चीज, कई बार आपको सेल्स यूनिट में दिया होगा कि इतनी सेल्स आपने करी है, इतनी यूनिट्स को आपने बेचा है, 1000 यूनिट आपने बेचा है, तो पर यूनिट की वैल्यू भी नीचे दी होगी। मान लो 100 रुपए की पर यूनिट की वैल्यू है, आपने 1000 यूनिट बेचा है, तो सेल्स की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो 1 लाख निकल के आएगी। ए ने बी को सेल्स किया तो ए के लिए सेल्स हो गया, लेकिन बी के लिए क्या हो गया, परचेज हो गया। ये बातें भी आप ध्यान रखना। इनकम मेथड में आपको क्लास क्या क्या ऐड करना है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऐड करना है, फिर रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट और फिर मिक्स इनकम, 3 चीज ऐड करनी है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट और मिक्स इनकम। रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट चारों को मिलाकर क्या कहा जाता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। प्रॉफिट्स नहीं गिवन हो उसके 3 पार्ट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड्स और कॉर्पोरेट टैक्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, डिविडेंड एंड कॉर्पोरेट टैक्स, इन तीनों को ऐड करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस किसी क्वेश्चन में गिवन है तो ना ही रेंट देखना है, ना रॉयल्टी देखना है, ना इंटरेस्ट देखना है, ना प्रॉफिट देखना है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के 2 पार्ट हैं, सबसे पहला वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड, दूसरा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ध्यान रखना एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ओके। एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें, 4 चीजें जोड़नी है, प्राइवेट का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट, उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और फिर है नेट एक्सपोर्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना दिया गया, उसके 2 सब पार्ट होते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज स्टॉक। और कैपिटल फॉर्मेशन को इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कभी गिवन हो उसमें डेप ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर दे रखा हो तो उसमें चेंज स्टॉक ऐड करेंगे फिक्स हटाने के लिए, तो आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आई होप एक बार रिकॉल हो गया सारा का सारा फॉर्मूला। अब चलते एक एक करके जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको बनाते हैं हर एक टाइप का। बाकी रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी वो भी मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू कराऊंगा। सबसे पहले फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अब ये करे क्वेश्चन बनाते हैं सारे न्यूमेरिकल्स। सबसे पहला कैलकुलेट एनवीएएफसी। अच्छा, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको एनवीएएफसी निकालना है, लेकिन आपकी मजबूरी है सबसे पहले आप जीवीएमपी निकालोगे। और जो जीवीएमपी है वो कैसे निकलेगा, फॉर्मूला आपको पता है जीवीएमपी का, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। आप हर क्वेश्चन में ना सबसे पहला काम है आपका फॉर्मूला लिखना, वो मस्ट है, उसके बिना क्वेश्चन मत करना, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब सबसे पहले आपको निकालना है जीवीएमपी, सेल्स देखो कितना है, सेल्स आपको ऑलरेडी देखिए 200, प्लस चेंज स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये रहा चेंज स्टॉक ऑलरेडी गिवन है आपको 10, इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये रहा इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना है क्लास आपका 90, और तो कुछ है नहीं, ये स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, इससे कोई लेना देना नहीं है। और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये तो जीएसटी हो गया, जीएसटी का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है आपको। और ये परचेज ऑफ मशीनरी टू बी यूज इन प्रोडक्शन यूनिट, तो परचेज ऑफ मशीनरी, तो मशीनरी कैसा गुड्स होता है, मशीनरी इज अ फाइनल गुड्स, वो नहीं लेना आपको, इंटरमीडिएट कंजप्शन ही लेना है। तो ये हो गया 210 माइनस 90 120, लेकिन ये क्या आया है जीवीएएमपी, और तुम्हें निकालना क्या है एनवीएएफसी, यू हैव टू कैलकुलेट एनवीएएफसी, और गिवन क्या है जीवीएएमपी। ग्रॉस से नेट में आने के लिए क्या करोगे आप, माइनस डेप्रीशिएशन, वीए से में, एमपी से एफसी में आने के लिए माइनस एनआईटी, तो जीवीएएमपी है 120, डेप्रीशिएशन का मतलब है डेप्रीशिएशन यानी कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, और यहाँ पे कहीं भी
कंजप्शन और डेप्रिसिएशन गिवन ही नहीं है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, जीएसटी है, इंडायरेक्ट टैक्स है, सेल्स है, वो है ही नहीं। तो जो चीज़ गिवन नहीं है और आप उसे निकाल भी नहीं सकते तो भैया फिर आप उसको जीरो मान लो। जो चीज़ गिवन नहीं है आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते ना, फिर तो मजबूरी है उसको जीरो ही मान लेना है। नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस, जिसका फॉर्मूला है इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इस क्वेश्चन में सब्सिडी तो नहीं है लेकिन हाँ इंडायरेक्ट टैक्स जरूर है, 6, सब्सिडी कितना है 0। तो 120 माइनस 6 आप कर दोगे, 120 माइनस 6 114, तो ये आ गया 114, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो आपका कैलकुलेट एनवीएएफसी, तो सबसे पहले आपने जीवीएमपी निकाला बाय यूजिंग प्रोडक्शन मेथड, फिर जीवीएमपी को कन्वर्ट कर दिया आपने किसमें, एनवीएएफसी में। डन। आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया, प्रोडक्शन मेथड क्वेश्चन था और मोस्टली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लिए रखे मैंने ताकि आपको एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसका आइडिया हो जाए। आपको सेल्स निकालना है और ये सेल्स भी आइटम किसके दे रखे हैं, प्रोडक्शन मेथड के। तो प्रोडक्शन मेथड से क्या निकलता है, जीवीएमपी, जिसका फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो अगर सारी चीजें गिवन हो और खाली सेल्स ना गिवन हो तो सेल्स हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में गिवन है एनवीएएफसी, हमें निकालना क्या है, जीवीएमपी, और गिवन क्या है, एनवीएएफसी। तो जो एनवीएएफसी है वो 4000 है लेकिन आपको जीवीएमपी चाहिए। क्यों चाहिए जीवीएमपी, क्योंकि फॉर्मूले में यूज जीवीएमपी हो रहा है तो हमें वहां रखना है जीवीएमपी। ये एनवीएफसी गिवन है तो एन से जी में जाने के लिए प्लस करोगे डेप्रीशिएशन नेट से ग्रॉस, वीए सेम है, एफसी से एमपी में आने के लिए प्लस करोगे एनआईटी। तो डेप्रीशिएशन इस क्वेश्चन में कितना है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल को बोलते हैं डेप्रीशिएशन। और नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस है इंडायरेक्ट टैक्स लेस सब्सिडी, और इस क्वेश्चन में इंडायरेक्ट टैक्स कितना है 0 और सब्सिडी कितना है इस क्वेश्चन में, सब्सिडी है 400। ठीक है, अच्छा इससे पिछले क्वेश्चन में अगर आपको याद हो तो अगर इसको पिछले क्वेश्चन में याद हो तो यहाँ पे सब्सिडी था नहीं तो आपने 0 मान लिया, और यहाँ पे आपको सब्सिडी दे रखा है, इंडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया है तो आपने इंडायरेक्ट टैक्स को 0 मानना है। कुछ बच्चे सीधे 400 लिख लेते हैं, गलत है, आपको पूरा फॉर्मूला लिख के करना है, 0 माइनस 400, इससे कैलकुलेशन भी आपका ठीक रहेगा, गलती नहीं होगी कुछ भी। तो जीवीएमपी अगर आप निकालोगे तो 4000 प्लस 700 और माइनस का 400, इट्स 4300। तो जीवीएमपी आ गया 4300, तो जीवीएमपी रख दो 4300। सेल्स आपको निकालना ही है सेल्स। तो चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक आपको दे रखा होगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो क्लोजिंग कितना है 600 माइनस ओपनिंग कितना है 100, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कॉस्ट ही दे रखा है आपको 3200। अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 600 माइनस 100 ये आ गया 500 माइनस 3200, माइनस का 20 से इधर भेज दो 4300, 2700 माइनस का यहाँ आ रहा है प्लस का हो जाएगा 2700, आपका सेल्स निकल के आ जाएगा। तो 2700 4300 तो ये प्लस का हो जाएगा 7000। तो सेल्स की जो अमाउंट निकल कर आ गई वो कितने आ गई 7000, हमारा आंसर हो गया। सेल्स का अमाउंट आ गया कितना 7000। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया। अगर आपको सेल्स की जगह इस क्वेश्चन में सेल्स गिवन होता और इंटरमीडिएट कंजप्शन पूछता तो वो भी निकाल लेते, और अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में सेल्स भी गिवन है और एक्सपोर्ट भी गिवन है तो तुम्हें एक्सपोर्ट को नहीं लेना, सेल्स कंप्लीट है उसमें फिर एक्सपोर्ट ऑलरेडी एडेड है तो आपको अलग से ऐड नहीं करना। और एक बात, अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें डोमेस्टिक सेल्स दिया है और फिर एक्सपोर्ट दिया है तो आप वहां पे एक्सपोर्ट लोगे, लेकिन खाली सेल्स दिया एक्सपोर्ट दिया तो वो सेल्स के अंदर सब कुछ है। ठीक है, बाहर जो बेचा है वो भी उसके अंदर है, तो दोबारा मत लेना। ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, आपको पता है इनकम मेथड में आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकालेंगे, इनकम मेथड लगाएंगे तो इनकम मेथड से क्या निकलेगा एनडीपीएफसी, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसका फॉर्मूला है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम प्लस मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड। आप फॉर्मूला जरूर लिखना, ठीक है, अगर आप फॉर्मूला लिखोगे ना तो समझ लो बहुत क्लैरिटी माइंड में आएगी और नंबर भी मिलेंगे आपको। अगर इसमें अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग सरप्लस की तो यहाँ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आपको दे रखा है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऑलरेडी दे रखा है 800 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस तो निकालना ही है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह आप क्या लिख दो ऑपरेटिंग सरप्लस ही लिख दो, प्लस मिक्स इनकम, मिक्स इनकम दे रखा है 400। अगर मुझे एनडीपीएफसी मिल जाए, अगर मुझे एनडीपीएफसी मिल जाएगा तो समझ लो एनडीपीएफसी मिलते ही हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा, एनडीपीएफसी मिलते ही। और इस क्वेश्चन में ढूंढो एनडीपीएफसी कैसे मिलेगा।
अच्छा एक काम करते हैं, प्रोडक्शन मेथड अगर लगाएंगे तो उससे जीवीएमपी मिल जाएगा ना, एनडीपीएफसी तो है ही नहीं यहाँ पे, तो प्रोडक्शन मेथड लगाते हैं, उससे जीवीएमपी बोलो या जीडीपीएमपी वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। बाय यूजिंग प्रोडक्शन मेथड हमें क्या मिल जाएगा, जीडीपीएमपी। तो जीडीपीएमपी कैसे मिलेगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज स्टॉक ढूंढो कहाँ पे, चेंज स्टॉक नहीं है ना, चेंज स्टॉक नहीं है, जीरो, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना आ गया 600, तो 3400 का आपका जीडीपीएमपी आ गया। सेल्स आपको दे रखी है 4000 का और इंटरमीडिएट कंजप्शन 600 रुपए का, माइनस कर दिया 3400 आपका जो है वो जीडीपीएमपी 3400 आ गया, ठीक है। चेंज स्टॉक इस क्वेश्चन में दिया नहीं, जीरो मान लो, बट तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए, एनडीपीएफसी, फिर तुम इस जीडीपीएमपी को कन्वर्ट करोगे, निकालना क्या है एनडीपीएफसी, आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है एनडीपीएफसी, और गिवन क्या है आपके पास जीडीपीएमपी। ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रीशिएशन, डोमेस्टिक पीपी से में एमपी से एफसी में आने के लिए माइनस एनआईटी, तो जीडीपीएमपी कितना निकाला आपने 3400, डेप्रीशिएशन कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना है 200, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दे रखा है 500, ठीक है। तो आप सॉल्व कर लो, 3400 माइनस 200, 3200 माइनस 500, 2700 आ गया आपका एनडीपीएफसी, तो यहाँ लिख दो 2700, ओके। अब आप सॉल्व करो, 2700 में से ये 800 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, फिर ये 400 इधर आएगा माइनस का, ऑपरेटिंग सरप्लस 1500 आ गया, ऑपरेटिंग सरप्लस ये आ गया आपका 1500 का ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया, राइट, लिख लो इसको, 1500 आपका ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया जो पूछा गया था। तो जरूरी नहीं है कि आपसे हमेशा नेशनल इनकम ही पूछे, आपसे कुछ भी कोई भी एक आइटम आपसे पूछ सकता है, हाँ, लेकिन फिर दूसरा आइटम गिवन जरूर होगा। जैसे अच्छा क्या होता, इस क्वेश्चन में एनडीपीएफसी गिवन होता तो सबसे आसान होता, तो एनडीपीएफसी गिवन नहीं है, और आसान क्या करता, वो जीडीपीएमपी गिवन दे देता, इन्होंने जीडीपीएमपी भी गिवन नहीं दिया, इन्होंने प्रोडक्शन मेथड के आइटम दे दिए सेल्स और परचेज, तो सेल्स में से परचेज घटा देंगे तो प्रोडक्शन मेथड से हमारा निकल कर क्या आ जाएगा जीडीपीएमपी, फिर उसे कन्वर्ट कर देंगे एनडीपीएफसी, फिर फॉर्मूला पुट करेंगे। और जब तुमको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है तो तुमको क्लास वेजेस इन सैलरी इन कैश एंड काइंड और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन को नहीं लेना, और तुम्हें ऑपरेटिंग सरप्लस पूछा है तो रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट का तो वैसे भी कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें सीधे ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल देना है 1500, यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस लिखना है सीधा, और वही आ जाएगा आंसर 1500। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट जीडीपी एफसी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, आपको जीडीपी एफसी निकालना है, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड है क्योंकि आइटम एक्सपेंडिचर मेथड के ही लग रहे हैं, जीडीपी एफसी, तो बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड सबसे पहले आप जीडीपी एमपी निकालो। तो जीडीपी एमपी कैसे निकालोगे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, पहले फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, पहले फॉर्मूला लिखोगे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, राइट। तो ये हो गया प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 800, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 450, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ढूंढो क्लास, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो ग्रॉस की जगह नेट दिया है तो भाई नेट में डेप ऐड करते हैं तो ग्रॉस बन जाता है, तो डेप्रिसिएशन ये रहा, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना है 50, तो ये हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, ये रहा नेट एक्सपोर्ट दे रखा है माइनस का 30, सॉल्व कर लो, 800 प्लस 450 प्लस ये हो गया 200 माइनस का 30, 1420, ये आ गया 1420, 1420, 1420, तो 1420 आपका आंसर आ गया। जीडीपी एमपी निकालना क्या है, जीडीपी एफसी, आपको जो निकालना है लेफ्ट हैंड साइड रखो, जो गिवन है राइट हैंड साइड, तो जीडीपी एमपी गिवन है, निकालना जीडीपी एफसी, जीडी से में एमपी से एफसी में आने के लिए माइनस एनआईटी, तो ये कितना आ गया 1420 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और वो कितना है 120, तो आपका 1300 आपका आंसर आ गया। ऑलरेडी आपको देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया गया है, तो तुम्हें इनडायरेक्ट टैक्स को नहीं देखना, तुम्हें सब्सिडी को नहीं देखना, एनआईटी गिवन है, 1420 माइनस 120 1300 लिख लो, 1300 करोड़ आपका आंसर आ गया, सारे फिगर करोड़ में है, ठीक है। अब जीरो मत लगाने लग जाना, इसमें लिखा रहेगा, इसमें तो नहीं लिखा, अमाउंट इन करोड़ लिखा रहेगा, तो आप यहाँ पे यहाँ CR लगा दोगे, बस बात खत्म, और कुछ नहीं, या पूरा लिख देना करोड़, 1300 करोड़ आपका आंसर आ गया। देखो नेशनल इनकम है, देश के लेवल पे बात हो रही है, इकोनॉमी के लेवल पे बात हो रही है, तो सारे फिगर्स बड़े होंगे, ठीक है। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है, ध्यान समझना, ये किस फॉर्मूले में आता है, ग्रॉस जीडीपी एमपी
का फॉर्मूला है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इसके दो पार्ट है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। अच्छा, मैंने इस वे में क्यों लिखा, खाली ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्यों नहीं लिखा, पूछा क्या है फिक्स, तो मैं यहाँ फिक्स लिखूंगा तभी तो हमारा आंसर निकल कर आएगा ना। वो अगर आप इसको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिख दोगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकल कर आएगा, फिर एक और फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, एक स्टेप और करना पड़ेगा, तो मैं एक ही स्टेप में कर दूंगा, इसलिए मैंने एक ही स्टेप में लिख दिया फॉर्मूला। अब मुझे एक एक करके सारी चीजें चाहिए, तो ये रहा GDP गिवन है, अच्छी बात है, आपको गिवन दे रखा है 2500। अब ढूंढो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 1000, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है 500, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन तो निकालना ही है, और चेंज स्टॉक दे रखा है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो 200 माइनस 300 है ना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट आपको दे रखा है ये रहा माइनस का 50। अब इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा, ये आ गया 1500 प्लस 200 माइनस का 300 और माइनस का 50, 1350, ये होगा 2500, ये आएगा 1350 प्लस का इधर भेज दो 1350 माइनस का आ जाएगा, इधर बचेगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो हमारा आंसर आ गया 2500 माइनस 1350, इट्स 1150। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आपका आ गया 1150 रुपीज ओनली। ठीक है, जो भी होगा फिगर करोड़ में होगी तो करोड़ लगा देना, अदरवाइज यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, और करोड़ से ऐसा कोई गलती नहीं होती है, चलता है उतना, तो ये माइनर मिस्टेक्स क्या मिस्टेक ही नहीं है उसमें, तो फिगर तो सारे करोड़ में है, तो आपका जो भी आया वो भी करोड़ में ही आया होगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी लगा लेना आप। आई होप हो गया ना क्वेश्चन, तो कोई भी चीज पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि नेशनल इनकम ही पूछेगा, तो अब थोड़ा ट्रेंड बदल रहा है तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछता है। अच्छा, इसमें निकालना क्या है, GNP MP निकालना है। अब इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों ही मेथड से निकालना है, तो यू हैव टू कैलकुलेट GNP MP बाई इनकम और एक्सपेंडिचर बोथ मेथड। तो करते हैं क्लास, मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे स्पेस है तो यहाँ पे स्पेस ले लेते हैं, चलो पहले अभी यहीं कर लेते हैं। आपको निकालना है GNP MP इनकम मेथड से पहले फॉर्मूला लगाना है ना, मैं यहाँ कर रहा हूँ NDPFC, तो इनकम मेथड का पहले फॉर्मूला लगाना, NDPFC इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। तो सबसे पहले क्या करते हो, उसके अंदर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज लोगे, तो आप अगर ढूंढोगे ना, इसमें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दे रखा कहीं भी, राइट, इसमें कहीं भी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो नहीं दिया हुआ है, तो आपको दो चीज लेनी है, वेजेस एंड सैलरी एंड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ये होगा 520 प्लस 100, ये होगा 620, मैंने ऐड करके लिख दिया 520 प्लस 100। फिर लेना है क्लास आपको ऑपरेटिंग सरप्लस, तो ऑपरेटिंग सरप्लस कितने का 190। फिर लेना है मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड, ढूंढो मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड, तो मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, उसको आप जीरो मान लो, तो NDPFC आ गया 620 प्लस 90 190 810। बट आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए GNP MP, गिवन क्या है NDPFC, तो N से G में जाने के लिए प्लस डेप्रीशिएशन, D से N में आने के लिए प्लस NFIA, FC से MP में आने के लिए प्लस NIT, सारी चीजों को ऐड करना है, तो ये होगा 810 प्लस डेप्रीशिएशन, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल आपको 30 दे रखा है, प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस का 5, प्लस नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस, तो नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, जो चीजें गिवन है ना वही चीज लेना है आपने, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, सामने सामने वाली चीजों को उठाना। 810 प्लस 30 840 माइनस का 5 प्लस 105, ठीक है, तो ये आपका आ गया 940। तो आपने इनकम मेथड से निकाला तो 940 आपका आंसर आ गया। अब सेम चीज आप एक्सपेंडिचर मेथड से निकालोगे, तो चलो एक्सपेंडिचर मेथड लगा लेते हैं और सेम चीज निकालते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड से निकलेगा क्या, GDP MP, तो सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 600, फिर लोगे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो है 200, फिर लोगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और यहाँ पे आपको ग्रॉस डोमेस्टिक नहीं दिया, नेट डोमेस्टिक कैपिटल, डोमेस्टिक नहीं लिखा लेकिन वो एक ही बात है, डोमेस्टिक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो डोमेस्टिक ही है, तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वो दे रखा है आपको 100 रुपए नेट इन्वेस्टमेंट, तो नेट में आपको फिर डेप्रीशिएशन ऐड करना पड़ेगा, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 30, तो ये हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो नेट एक्सपोर्ट ढूंढो कितना है, नेट एक्सपोर्ट सबसे ऊपर है 15, तो ये हो गया आपका 600 प्लस 200 प्लस 130
और प्लस 15, ये आ गया 945 जीडीपी एमपी। 945 निकालना क्या है आपको, जीएनपी एमपी, और गिवन क्या है, जीडीपी एमपी। ग्रॉस ग्रॉस सेम, एमपी एमपी सेम, डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए प्लस एनएफआईए। तो 945, एनएफआईए कितना दिया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -5, तो 940। तो पहले भी 940 आ रहा था, अभी भी 940 आ रहा है, दोनों मेथड से। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कभी भी आप नेशनल इनकम का क्वेश्चन बनाओ ना, तो इस पे खास ध्यान रखना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जैसे ये आ जाएगा टू, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो तुरंत साइन को चेंज करना है, ध्यान रखना। तो अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आ गया तो ध्यान रखना साइन को चेंज करना है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अगला क्वेश्चन है जीडीपी एमपी निकालना है, जीडीपी एफसी निकालना है एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं हमेशा 12th में क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि एक बार पेपर में आ गया था और बहुत ही बुरा हाल हो गया था बच्चों का, तो मैं कराता हूँ, ध्यान समझना। आपको निकालना क्या है, जीडीपी एफसी। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा तो आप किस मेथड से जीडीपी एफसी को कैलकुलेट करोगे, इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड, कॉम्पनसेशन एम्प्लॉइज है, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट है, तो हम इनकम मेथड से ही इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इनकम मेथड से। तो इनकम मेथड से निकलेगा क्या, एनडीपीएफसी। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ले लिया आपने, फॉर्मूला जरूर लिख लेना। रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, तो रेंट कितना है 150, रॉयल्टी कितना है इस क्वेश्चन में, आगे तो नहीं है इसमें, हाँ आगे कुछ नहीं है। रॉयल्टी कितना है इस क्वेश्चन में, रॉयल्टी कुछ नहीं है, रेंट रॉयल्टी। इंटरेस्ट कितना है इस क्वेश्चन में, इंटरेस्ट है 100, प्लस प्रॉफिट्स कितना है। अगर तुमको प्रॉफिट दे रखा है तो तुम्हें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट्स ऑलरेडी, प्रॉफिट जो है उसके अंदर ही टैक्स वगैरह सब इंक्लूड होता है, इसीलिए इनकम टैक्स को नहीं लेते नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में, कॉर्पोरेट टैक्स को नहीं लेते इसीलिए, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स प्रॉफिट्स के अंदर इंक्लूड होता है, इसीलिए कॉर्पोरेट टैक्स को नहीं लेते नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में। प्लस मिक्स इनकम, इस क्वेश्चन में कहीं भी मिक्स इनकम तो नहीं है, तो उसको आपने क्या करना है, जीरो मान लेना है। तो आपके पास एनडीपीएफसी आएगा 800 प्लस 23450 आ गया ये, तो ये 1250 आ गया। आपको चाहिए क्या, जीडीपी एफसी, ये है एनडीपी एफसी। आपको चाहिए क्या, जीडीपी एफसी, गिवन क्या है, एनडीपी एफसी। तो डोमेस्टिक से डोमेस्टिक सब कुछ सेम है, नेट से ग्रॉस है, तो नेट में क्या ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन, तो क्या बन जाएगा, ग्रॉस। अब प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में ये है, इस क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, तो 99% बच्चे क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को जीरो मान लेंगे, गिवन नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे ना, इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दीज टू आइटम्स, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। दोनों तो यार सेम कंपोनेंट की चीजें हैं, सेम कंपोनेंट की दोनों चीजें क्यों दिया है, अगर ये दिया तो भी आप निकाल सकते थे, ये दे ही रखा है। तो एक काम करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इधर रखते हैं, इधर क्या है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन। तो देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तुमको चाहिए और ये तुमको गिवन है, तो नेट में क्या ऐड कर दोगे, डेप, तो बन जाएगा ग्रॉस। और फिक्स हटाने के लिए क्या ऐड करोगे, चेंज इन स्टॉक। ये फॉर्मूला होता है, लिखवा रखा है मैंने। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में नेट हटाने के लिए डेप ऐड करोगे और फिक्स लगा हुआ है, इसका मतलब चेंज स्टॉक ऐड करोगे, तो क्या बन जाएगा आपका, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो तुमको चाहिए। और इस क्वेश्चन में दोनों ही गिवन है, और वो इसीलिए गिवन है ताकि आप इनकी मदद से डेप्रिसिएशन को निकाल सको। डेप तो गिवन ही नहीं है, और चेंज स्टॉक कितना गिवन है, चेंज स्टॉक गिवन है 50। तो अगर आप सॉल्व करोगे 250 उधर भेजोगे, डेप आ गया 50, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन तुमने निकाल लिया कितना, 50। तो हर बच्चा जीरो मान के एग्जामिनेशन में करके आया था, बट जबकि डेप्रिसिएशन यहाँ निकल सकता है 50, और ये था 1250 यहाँ से, तो टोटल आ गया 1300। तो ये जो 1300 आया है, ये आया ग्रॉस डोमेस्टिक, सॉरी ये जीडीपी एफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है सर, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कैसे निकालेंगे, उसको निकालने का भी तरीका सिंपल है। कुछ बच्चे ऐसे भी दिमाग लगाते हैं, सर आपने इतनी मेहनत से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट निकाला, मैं एक शॉर्टकट से निकाल लेता। कैसे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकाल लेते, ये गिवन है ना सर, एक आइटम गिवन है, और आपने तो कहा था अगर एक आइटम गिवन होता है तो उसकी मदद से हम दूसरा आइटम निकाल लेते हैं। तो आइटम गिवन है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसे कन्वर्ट करते तो हमारा आ जाता। तो करके देखते हैं कन्वर्ट, अगर आप शॉर्टकट लगा सकते थे कि नहीं, चेक कर लेंगे। डोमेस्टिक नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए ग्रॉस ग्रॉस सेम है, नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए आप क्या करोगे,
नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए, नेशनल बड़ा है डोमेस्टिक छोटा है, माइनस NFI है, और MP से FC में जाने के लिए माइनस NIT। तो जो GDP FC है, ग्रॉस डोमेस्टिक फैक्टर कॉस्ट, वो आपको ऑलरेडी, अच्छा वो मान लो निकाल रहे हो आप, है ना, वो निकाल रहे हो, तो GNP MP कितना गिवन है 1400 माइनस NFI है, तो NFI का फॉर्मूला क्या है, फीफा माइनस फीटा, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है 60। अब फीटा गिवन नहीं है तो 0 मान लेते हैं, कभी मत करना ये ब्लंडर, जिस चीज को तुम्हें पूछ रहा है उस चीज को तुम 0 नहीं मान सकते, वो कुछ है तभी पूछ रहा है, तो ये आपको गिवन नहीं है। फीटा माइनस NIT, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस ये रहा, NIT से दिया 120। तो अगर तुम ऐसे करते शुरू में सॉल्व कि सर एक आइटम तो गिवन है ना, हम इसी को कन्वर्ट करके ये वाला आइटम निकाल लेते हैं, तो तुम फंस जाते, अटक जाते यहाँ पे। इसीलिए मैंने ऐसे नहीं किया, मुझे पता था आप अटकोगे यहाँ पे, इसीलिए मैंने क्लास क्या किया, फॉर्मूले से किया। अब हमें ये पता है 1300 हम निकाल चुके हैं, ये है 1400 माइनस का 60, ये माइनस माइनस प्लस का फीटा और फिर माइनस का 120, तो सॉल्व करोगे तो 1400 माइनस का 60 माइनस का 120 यार है 1220, तो 1300 माइनस 1220 इज इक्वल टू फीटा, तो हमारा 80 आ रहा है आंसर। ठीक है, स्पेस कम था तो आप समझ जाना, यहाँ तक है ये फीटा 80 आ गया आपका। ओके, पहला स्टेप में मैंने ये किया यहाँ तक, है ना, 1250 आया। दूसरा स्टेप ये है, सेकंड स्टेप, डेप निकल के आया, फिर डेप यहाँ रखा, और फिर तीसरा स्टेप ये वाला स्टेप है लास्ट। स्पेस कम है तो मैंने यहीं पे लिख के दिखा दिया, आप लिख लो आराम से। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, जब साल के शुरू में ही जब पढ़ाया था ना आपको पहली बार नेशनल इनकम, तब भी तुमको ये क्वेश्चन कराया था। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल डेटा, ये है ईयर 2020 है, 2023 नॉमिनल जीडीपी था 3000, फिर बढ़कर हो गया 4000। नॉमिनल जीडीपी एडजस्टेड टू बेस ईयर प्राइस, यही रियल जीडीपी होता है बेटा, ठीक है, यही क्या होता है, रियल जीडीपी। तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी को ही क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी। पहले 4000 था, अभी कितना हो गया 4500। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी इन द ईयर 2023 यूजिंग 2020 बेस। देखो यार, अब तुम्हें ना ये बताना है कि रियल जीडी में परसेंटेज चेंज कितना है। छोटी क्लास वाला सवाल है, छोटे बच्चे जो करते हैं ना, 5वीं 6ठी के बच्चे, उसका है। कैसे करोगे भाई, पहले रियल जीडीपी था 4000, बढ़कर कितना हो गया 4500, चेंज कितना हो गया, चेंज हो गया 4500 माइनस 4000, है ना। और आपको बेस क्या लेना है, बेस लेना 2020 को, तो 2020 का क्या है 4000, है ना। तो यहाँ चेंज कितना है 500 अपॉन 4000 इंटू 100 कर देना। जैसा आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में नहीं पढ़ते थे चेंज कितना है, P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100, वो छोड़ो। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर आपने एब्सोल्यूट चेंज देखा और परसेंटेज चेंज देखा है ना, ये एब्सोल्यूट चेंज है, डिवाइड अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100 आ गया परसेंटेज चेंज, वही परसेंटेज चेंज आपको पूछ रहा है। तो रियल जीडीपी में चेंज 500 रुपए का है और बेस ईयर है 4000 इंटू 100, 12.5% का चेंज है, खत्म। ये इस बार के सीबीएसई के सैंपल पेपर का ये लेवल है क्वेश्चन का। आप बताओ आपको तो नॉमिनल जीडीपी में चेंज कितना निकालने के लिए, तो चेंज कितना है, यहाँ पे चेंज कितना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 1000 अपॉन 3000 इंटू 100, 33.33%। बट ये मांगा नहीं है, मांगा क्या है, नॉमिनल जीडीपी एडजस्टेड टू बेस ईयर प्राइस, यानी कि रियल जीडीपी। बेस ईयर प्राइस क्या होता है, रियल जीडीपी होता है, तो ये आपको निकालना है। तो 12.5 आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल है। बाकी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला बता देता हूं, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100, प्राइस इंडेक्स बोल दो इसे क्लास जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर बोलो, फॉर्मूला ये है। बट इससे पूछा नहीं था, आपको सिंपल बोला कि भाई कितना परसेंटेज। तो आप देख रहे हो एक क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जहां तुम्हारा दिमाग लग रहा है, रट्टाफिकेशन वाली चीजें आ ही नहीं रही है पेपर में, और ये होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के चक्कर में आपको क्वेश्चन जो है ना, आपका थोड़ा दिमाग लगे जहां ऐसा क्वेश्चन देंगे। तो यहाँ पे सारे न्यूमेरिकल, सारे थ्योरी हमने कंप्लीट कर लिया। और फाइनली नेशनल इनकम जैसा पूरा बड़ा यूनिट जो पेपर में क्लास 8 मार्क्स तक का, मतलब 10 नंबर का, सॉरी 10 मार्क्स का पूछा जाता है, वो हमने खत्म कर लिया। सारी थ्योरी, सारे न्यूमेरिकल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वन शॉट के अंदर मैंने कोशिश करी कि एक साथ खड़े होकर पूरा चैप्टर खत्म करवा दूं। तो आप कमेंट में मुझे बताना कि आप इसे याद करके आ रहे हो कि नहीं। जब ये पूरा नेशनल इनकम पूरा खत्म करेंगे, पूरा मैक्रो, फिर जाके हम लोग दोबारा इनके जो भी चैप्टर बचे वो कवर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करके जाना वीडियो को, शेयर करना अपने दोस्तों में, और कमेंट करके बताना कैसा लगा। कोई नहीं समझ आया पॉइंट तो वो भी मुझे बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टेक केयर, बाय बाय।